चलिए, स्वागत है आपका। यू आर ऑल वेलकम। ऐसा है कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए, है कि नहीं? और 4 सब्जेक्ट है: इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कि नहीं? हम लोग सिर्फ एक ही एग्जाम पढ़ाते हैं। कौन सा एग्जाम? एसएससी। तो एक ही कोचिंग अगर मल्टीपल एग्जाम्स के लिए पढ़ाएगा तो वहाँ प्रॉब्लम है, दैट्स प्रॉब्लमेटिक, है कि नहीं? दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको किसी एग्ज़ाम के बारे में पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पढ़ाना है, या रेलवेज़ के लिए पढ़ाना है, या यूपी पुलिस के लिए पढ़ाना है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि यूपी पुलिस का एक बैच बनना चाहिए और रेलवे का एक बैच बनना चाहिए, एसएससी सीजीएल का एक बैच बनना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अलग अलग ओरिएंटेशन है। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे क्या है, मान लीजिए ये बैच बना हुआ है, तो नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जैसे ये बैच बना हुआ है, ये सब लोग क्या हैं, एसएससी एग्जाम्स के हैं, क्योंकि हम लोग एक ही एग्ज़ाम पढ़ाते हैं। लेकिन आमतौर पे किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये यूपी पुलिस एसआई हैं, ये यूपी पुलिस सिपाही हैं, ये एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो आरओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपेट की तैयारी, समझ रहे हैं ना? सब इसी में क्या हुए हैं, बैठे हुए। एक और समस्या है बेचारों के साथ कि अब जैसे मान लीजिए 25 जून को 25 जून 7 o'clock वी स्टार्टेड अ बैच। हमने एक बैच शुरू किया, तो सब लोग 25 जून को 7 बजे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। वहाँ क्या दिक्कत है कि इतने लोग इकट्ठा ही नहीं होंगे। तो 365 दिन क्या चलता रहता है, 365 डेज एडमिशन चलता रहता है। रोज एडमिशन चल रहा होता है। रोज किसी बच्चा आ रहा है, वो बैठ जा रहा है, रोज बच्चा आ रहा है, बैठ जा रहा है, रोज बच्चा आ रहा है, बैठ जा रहा है। अब वो बच्चा अगर पूछेगा कि सर ये क्या चल रहा है, पुरानी चीज़ें कहाँ गई, तो उससे ये कहा जाता है कि साइक्लिक नेचर का बैच, चक्रीय स्वभाव है ये बैच का, कि अभी आप भाग पढ़ लीजिए, बाद में जोड़ आएगा एक दिन। पहले आप डिवीजन पढ़ लीजिए, एडिशन एक दिन आएगा। ऐसा तो होता नहीं है, पहले जोड़ घटाओ गुणा भाग आता है ना, कि पहले भाग आता है लास्ट में जोड़ आएगा, ऐसा नहीं आता ना। तो हुआ क्या है कि लोगों के मन में धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है। अब सारा ऑफलाइन कोचिंग ऐसे ही चल रहा है, तो ऑफलाइन कोचिंग में सिलेक्शन 0 है। ऑफलाइन कोचिंग में सिलेक्शन क्या है, 0 है। ऑफलाइन कोचिंग के जो मारे हुए लोग हैं, पीटे हुए लोग हैं, ऑफलाइन कोचिंग से खिसियाए हुए लोग हैं, जिनका समय तो खराब होना है। अभी शहर में कितने लोग हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। कभी रिजल्ट आता है, कुछ नहीं होता इस शहर में। इस शहर में तो छोड़ो, भारत के किसी भी शहर में इससे भी बुरा हाल है कि रिजल्ट आता है और कुछ होता वहाँ नहीं है। कुछ शहर को पता ही नहीं चलेगा कि रिजल्ट आया है। तो लोगों का धीरे धीरे ऑफलाइन कोचिंग से विश्वास क्या हो गया, खत्म हो गया। ऑफलाइन कोचिंग को लोग बहुत गंदा मानते हैं। तो अब वो कहाँ पहुँच गए, ऑनलाइन कोचिंग में। तो कहते हैं ना कि आसमान से अटके और कहाँ लटके और खजूर पे अटके, तो उससे भी जो बदतर था उस पे पहुंच गए। किस पे, ऑनलाइन पे। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन मोड की समस्या है। पढ़ाई सिनेमा नहीं है, यू कैन नॉट मेक इट अ सिनेमा। देखिए क्या होता है, हम लोग सिनेमा हॉल में जाकर के 2-2.5 घंटे की फिल्म देखते हैं। जब फिल्म खत्म होता है ना, तो निकलते हुए आदमी डिसओरिएंटेड हो जाता है। फिल्म खत्म होने के बाद समझ में नहीं आता एग्जिट इधर है कि इधर है। उसका हैंगओवर रहता है बहुत देर तक। आप सोचिए कि 2-2.5 घंटे की फिल्म का ये असर है। और अगर आपको कंटिन्यूअसली 4-4 घंटे वीडियो देखना हो रोज, 3 महीने बाद इतना मोटा चश्मा चढ़ जाएगा, 3-4 महीने में। उसके बाद उसका जो असर है आपके दिमाग पे, माइंड पे, उस असर का कोई क्वांटिफिकेशन, उसका मापक नहीं है। लेकिन वो कुछ महीनों बाद वो डिप्रेशन, स्ट्रेस में बदलता चला जाता है। तो ऑनलाइन समस्या की प्रॉब्लम, ऑनलाइन की समस्या है कि वो मोड ठीक नहीं है। बात की जिस शुद्ध भाव से हम लोग पढ़ा रहे हैं, आपको मालूम होगा, मैं एसएससी सीजीएल 2010 टॉप किया था, है ना। फिर वहाँ पे 5 साल हमने नौकरी की सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में। मेरी पोस्टिंग यूपीएससी में थी। फिर नौकरी करने के बाद हम यहाँ चले आए, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम लोग जैसे आमतौर पे जितनी कोचिंगें हैं उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति नौकरी की तैयारी करता है, कुछ नहीं बन पाता है, वो क्या बन जाता है, टीचर बन जाता है। उस तरह के लोग नहीं हैं। मैं हूँ और मेरे अलावा जो मेरे 3 साथी हैं जो मैथ्स, रीजनिंग और जीएस पढ़ाएंगे, वो बिल्कुल मुझसे भी बड़े काबिल लोग हैं। 15 साल से एंजॉय कर रहे हैं टीचिंग को, है ना, पैशनेट टीचर्स हैं। और
उन लोगों से मिलिएगा, नौकरी उनके कानी उंगली का खेल था, बट दे चोज टू बी टीचर्स। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि हमें क्या बनना है, टीचर्स। और एक एग्ज़ाम को पढ़ा रहे हैं हम लोग, एसएससी एग्ज़ाम को, क्योंकि इतना फोकस है, इतना डेडिकेशन है, इतनी समझ है, इतनी एक्सपर्टीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों से बहुतों से बात होगी तो हमने यही कहा होगा कि आप पढ़ने में एकदम कमज़ोर से कमज़ोर रहें। ज़िंदगी में आपने 5-6 साल से 8 साल पढ़ाई नहीं करी हो, आपको कुछ ना आता हो, ABCD भी ना आता हो, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग भी ना आता हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। हमारे लिए वो समस्या नहीं है। हमने आपसे क्या मांगा था, बताओ? टाइम मांगा था ना, केवल एक ही चीज़ मांगा था। हमने कहा था आप सिर्फ मुझे टाइम दे दो। 9-10 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है। कितने देर की? 9-10 घंटे। 9-10 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है, मुझे आप टाइम दे दो बस। क्यों 9-10 घंटे की पढ़ाई है? क्योंकि हम लोग लगभग 4 घंटे क्या करेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे, और लगभग 5 घंटे का हम लोग क्या कर देंगे, होमवर्क दे देंगे। 5 घंटे या इससे थोड़ा ज़्यादा। अब हाँ, अब ये कितना हो गया जी? 9 आवर्स हो गए कि नहीं? इसीलिए कहते कि 9-10 घंटे की क्या है, पढ़ाई है। 9-10 घंटे की पढ़ाई रोज करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? छुट्टी हम लोग देते नहीं हैं, है ना? छुट्टी हम लोग देते नहीं। होली, दिवाली, ईद, बकरीद सब भूल जाइए। साल भर तपस्वी की तरह रहना है। कहाँ? यहीं पे, इस शहर में। 9-10 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है। मारते बहुत हैं हम लोग। हम लोग बैग नहीं देते, टी-शर्ट नहीं देते। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है सिवाय सिलेक्शन के। मुफ्त में एक चीज़ ज़रूर मिलती है, वो है डंडा। ठीक है, बहुत पीटते हैं हम लोग। ये नहीं देखते कि लड़का है कि लड़की है, सबकी पिटाई लगाते हैं। समझ रहे ना? कारण ये है कि भाई ना हम अपना समय खराब करेंगे, ना आपका समय खराब करेंगे। 12 महीने में 320 पहुंच जाना है, 12 मंथ्स में सबको। सबसे कमजोर वाले को 320 पहुंचना है। जो सबसे कमजोर बच्चा होगा उसको कहाँ पहुंचाएंगे? 320। 12 महीने नहीं पहुंचेगा तो कितने में पहुंच जाएगा? 15 में। तो सबसे कमजोर वाला अगर 320 पहुंच जाएगा तो जो थोड़ा अच्छा है वो कितना पहुंच जाएगा? 330 पहुंच जाएगा, 340 पहुंच, ये हुआ ना। अब यहां पहुंचाने के लिए अगर मुझे मारना पड़े, डांटना पड़े, उठाना पड़े, पटकना पड़े, जो जो करना हो करेंगे। समझ में क्या रहना? तो आप समझ लीजिए ये एक गुरुकुल है, एक परिवार है, एक फैमिली है। दिस इज नॉट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आपको धीरे धीरे पता चलेगा, समझ में आएगा आपको। तो अगर अगले साल भर 365 दिन रोज 9-10 घंटे पढ़ना हो, 4 घंटे की क्लास करनी हो, 5 घंटे का होमवर्क करना हो, अनुशासन चाहिए, त्याग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और आपको मालूम है कि अनुशासन के लिए कहा गया है, भय बिन होत ना प्रीत। तुलसीदास कहे है ना। ये डंडा बहुत कमाल की चीज़ है। ये दंड का विधान, पनिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको अनुशासित रखता है। 9-10 घंटे आप पढ़ेंगे ज़रूर। समझ में आ रहा है? जो हमारे साथ मैं इंजन हूँ, आप सब डब्बे हैं, तो आपको इस इंजन के साथ क्या करते रहना है? जुड़े रहना है। बस साल भर, 1 साल की तपस्या है। जो तपस्या आप करोगे वही तपस्या हम भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आपको पता है रोज होमवर्क चेक होता है। जो होमवर्क नहीं करता है पिटाई होती है। पिछला जितना पढ़ाया जाता है रोज खड़ा करा के एक एक के पूछा जाता है। आगे तब तक नहीं बढ़ते हैं जब तक कि पीछे वाला पूरा क्या है, कंप्लीट ना होगा। पुराने बच्चों से मिलिएगा, वो सारी कहानी आपको बताएंगे कैसे चलता है यहाँ क्लास। देखिए क्या है, एसएससी के थ्रू जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या बनते हैं आप? ग्रुप बी ऑफिसर। क्या बनते हैं? ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं। अब 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। अभी इन हैंड सैलरी 80,000 रुपये पर मंथ मिलती है। कितनी? 80,000। 1,10,000 होने वाली है जनवरी 1 से। 1 जनवरी बहुत दिन नहीं है, 6 महीना है। 1 जनवरी से 1,10,000 सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। तो हुआ क्या है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे पॉपुलर एग्जाम एसएससी सीजीएल है। कारण ये है कि हर आदमी, जो आदमी बीटेक किया है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख का एनुअल पैकेज है, दे आर ऑल मूविंग टू गवर्नमेंट सेक्टर। सब लोग गवर्नमेंट में आना चाहते हैं। आईआईटी से लेके, एनआईटी से लेके, नेशनल लॉ स्कूल्स,
आपको पता है मेरे यहाँ इसमें कोई बैठा भी होगा, एक डॉक्टर बैठा होगा, कहाँ है? BAMS बनारस वाला कहाँ गया? कल आएगा, परसों आएगा। तो आपको मैं बताऊं, जो डॉक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो राइटिंग SSC सीजल एग्जाम। आप ये समझ लीजिए कि SSC सीजल एग्जाम आज का सबसे हॉट एग्जाम है, बहुत तगड़ा कंपटीशन है। अब क्यों है कि सब लोग SSC सीजल एग्जाम लिखना चाहते हैं? जितने भी IITians हैं, NITians हैं, उनका एक पूरा सिस्टम बना है कि पहले SSC बाद में UPSC। 21 साल की उम्र में, 21 ईयर्स के एज में वो SSC सीजल की नौकरी में चले जाते हैं। लोग नौकरी में आने के बाद किसकी तैयारी कर रहे हैं? UPSC की तैयारी। क्यों कर रहे हैं मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। देखो, UPSC की तैयारी के लिए 4 चीज़ें चाहिए IAS का इम्तहान निकालने के लिए। सबसे पहला चाहिए एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है देश दुनिया की समझ। बात समझ में क्या रहा है? सिस्टम की समझ। तो जब आपको एक्सपोजर मिलेगा, देश दुनिया की समझ मिलेगी, तब मेंटल ब्लॉक्स बनेंगे। क्या बनेंगे? मेंटल ब्लॉक्स। उस मेंटल ब्लॉक को भरने के लिए आप किताबें पढ़ेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे। तो किताब पढ़ने से, कोचिंग ज्वाइन करने से वो मेंटल ब्लॉक्स क्या होंगे? भरेंगे। फिर जैसे मेंटल ब्लॉक्स भरने का मथना होता है, जैसे दही मथते हैं तो उसे क्या निकलता है? क्रीम निकलता है, मक्खन निकलता है। वैसे ही जो आपने सूचना भरी है, जो कोचिंग की, जो किताब पढ़ी है आपने, अपने एक्सपोजर से, अपने समझ से उसको मथ के एक ज्ञान, एक समझ पैदा करेंगे, एक परसेप्शन, एक धारणा पैदा करेंगे, एक ओपिनियन, एक राय बनाएंगे। और चौथा स्टेज होता है कि सशक्त अभिव्यक्ति, वेरी आर्टिकुलेट एक्सप्रेशन। बहुत लोगों को ज्ञान बहुत होता है लेकिन वो लिखने बोलने में अच्छे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जिनको ज्ञान कम होता है लेकिन लिखते अच्छा है, बोलते अच्छा है। तो आपकी लेखनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये 4 स्टेजेस हैं। तो होता क्या है, अगर आप SSC करते हैं तो सबसे पहला काम कि SSC में 160 दिन से ज़्यादा का काम नहीं होता है, 365 दिन में, साल भर में। क्यों? 52 हफ्ते होते हैं, हर हफ्ते में सैटरडे संडे क्या होता है? छुट्टी। तो 52 दुना 104 दिन छुट्टी हो गया, सैटरडे संडे। 60 पेड लीव्स होते हैं, 60 दिन पेड लीव्स मिलते हैं, जिसमें 30 EL होता है, 40 HPL होता है, 8 कैजुअल लीव होता है, 2 सिक लीव होता है, 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होता है। तो 60 पेड लीव्स मिलते हैं। कितने? 60। तो आप सोचिए कि 104 दिन तो सैटरडे संडे निकाल दिया आपने, 60 पेड लीव्स होंगे, और जो गजटेड हॉलीडेज होते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बकरीद, 26 जनवरी, अंबेडकर जयंती, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, समझ रहे कि ये लगभग 35-40, कितने हो गए? 204 हो गए कि नहीं? बचे कितने? 160 दिन। बोला था ना कि तो 160-70 दिन का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। वो भी 160-70 दिन का जो काम है उसमें 8 घंटे का शिफ्ट है, वर्किंग आ रहा है, लेकिन काम 3-4 घंटे का है। तो पढ़ने का खूब समय है कि नहीं समय है? तो अब एक ट्रेंड हो गया है कि पहले UPSC बाद में, पहले SSC बाद में UPSC। तो लोग 21 साल की उम्र में अधिकारी बन जा रहे हैं। अधिकारी बनने से क्या है कि 80,000 इन्हें सैलरी आने लग रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, जबरदस्त, सबसे अच्छी चीज़ यही है सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या है कि आप किसी भी जॉब में जाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कहीं नहीं मिलेगा। आप आर्मी की जॉब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो सुविधा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की सुविधा क्या है कि पूरी दुनिया में किसी भी अस्पताल में इलाज कराइए, वही सेमी प्राइवेट वार्ड में आपका इलाज मुफ्त है। एक एक गोली का पैसा रिएम्बर्स होगा, एक एक पिल का। सिर्फ आपका नहीं, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, सबका। आ रहे समझ में? LTC मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, घूमने जाने का, आपका और फैमिली का पैसा मिलता है। फॉरेन टूर्स होते हैं, ऑफिशियल दौरे पे जाते हैं, भारत के अंदर ही ऑफिशियल टूर्स पे जाते हैं। अरे सरकार क्या क्या नहीं देती है वो तो मैं 5 साल की नौकरी में समझ गया। सरकार जो दे सकती है आप अपने से जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। समझ आ रही है बात? तो होता क्या है कि दिल्ली में पोस्टिंग ले लेते हैं लोग। दिल्ली में ज़्यादातर पोस्टिंग्स कहाँ हैं? दिल्ली में ही। तो दिल्ली में पोस्टिंग आराम से मिल जाता है। तो वहाँ से वो तैयारी शुरू कर देते हैं किसकी? UPSC की। वहाँ वीकेंड बैच चलता है। वीकेंड बैच क्या होता है? सैटरडे संडे को बैच चलता है, 5-5 घंटे की पढ़ाई होती है। हर कोचिंग का वहाँ वीकेंड बैच चलता है, और वीकेंड बैच सबसे बड़े होते हैं वहाँ दिल्ली में, क्योंकि सब लोग वर्किंग प्रोफेशनल से ज़्यादातर वो क्या ज्वाइन करते हैं? वीकेंड बैच। तो वहाँ वीकेंड बैच ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी चीज़, जैसे ही सरकार ज्वाइन करेंगे ना, आप इतने छोटे थे इतने बड़े हो जाते हैं। मतलब सरकार ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपको प्रधानमंत्री के साथ, मंत्री के साथ, सारे IAS IPS जो सीनियर IAS IPS ऑफिसर्स है पूरे देश के, उनके साथ काम करना है। जितने IAS IPS ऑफिसर्स है सीनियर, वो सब लोग सेंट्रल डेपुटेशन पे जाते हैं कि नहीं, केंद्र सरकार में, वो वहीं काम करने जाते हैं, और आप वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उनके साथ। तो इतना एक्सपोजर मिलता है कि बुद्धि आपकी इतनी छोटी थी इतनी बड़ी हो गई। आपको अंग्रेजी में ही काम करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी नहीं है। बोलना लिखना पढ़ना सब किस में है? इंग्लिश। तो रोज आप 17 पेज 18 पेज का नोटिंग ड्राफ्टिंग कर रहे हैं,
और वही फाइल ऊपर तक जा रही है, उसमें करेक्शंस हो रहे हैं। तो रोज आपकी आंसर राइटिंग की क्या हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है। तो पहले एसएससी बाद में यूपीएससी, ट्रेंड चल रहा है। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 35 लाख लोग हैं, अब 15-20 हज़ार 25 हज़ार क्या है वैकेंसी। समझ सकते हैं ना कितना कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं है। तो जहां बड़े बड़े ढोल वहां टिमकी के मूल, आप भी उसी में घुस गए। टूटे स्कूल से गांव देहात से पढ़ के चले आए, चलो बुलावा आया है, प्रयागराज ने बुलाया है। इसमें इतने फर्जी फर्जी बैठे हुए हैं सब गधे टाइप के, कितनों को तो ये मत मालूम नहीं होगा कितने नंबर का एग्जाम है, पेपर ही नहीं देखा होगा। जबकि पहला स्टेप है कि जिस एग्जाम की तैयारी करनी है सबसे पहले क्या करना है, उसका 2-3 पेपर लगाना है, तब ना समझ में आएगा कि एग्जाम का डिमांड क्या है। पता ही नहीं होगा कितने नंबर का एग्जाम है, तो हमने बताया होगा तो पता होगा, पेपर ही नहीं देखे होंगे। अब देखो क्या है, कोचिंग पढ़ने वालों का कम सिलेक्शन होता है, जो कोचिंग नहीं पढ़ते हैं उनका ज़्यादा सिलेक्शन होता है, क्योंकि वो पढ़ने में ऑलरेडी तेज है। 80-85% उसका तैयार है, वो ऑनलाइन वीडियो देख के भी क्या कर लेगा, 15-20% का जो गैप है उसको प्लग कर लेगा, भर लेगा। समझ में नहीं आ रहा है। अब उससे मुकाबला नहीं कर सकते, 18 साल से जो मेहनत किया है अब उसको हराना संभव नहीं है। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन होते हैं, 45, मैथ्स के 30, रीजनिंग के 30 और जीएस के 25। इंग्लिश में 45 में 45 करना होता है, मैथ्स में 30 में 30 करना होता है, रीजनिंग में 30 में 30 करना होता है, और जीएस में 25 में 25 कभी नहीं कर पाओगे, 15 प्लस करना पड़ता है, 16, 17, 18, है ना। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 130, 3-3 नंबर के, कितना हो गया, 390 नंबर। अगर 310 आपका रॉ स्कोर है तो नौकरी हो जाती है, और हम लोग कहां पहुंचाते हैं, 320। इसलिए सिलेक्शन गारंटी बैच नाम है इसका। क्या नाम है, सिलेक्शन गारंटी। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक हम आपको जाने नहीं देंगे, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिलेक्शन गारंटी बैच। अब एक बात बताओ, पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के अलावा अगर कोई माई का लाल है जो कह सके सिलेक्शन गारंटी बैच, कोई नहीं कह सकता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है, मुंह नोच लेगी, ऐसा पटक के झटकेंगे ना हिंद महासागर में गिरेंगे लोग। लेकिन पूरी दुनिया हमसे कहती है कि सर सिलेक्शन गारंटी कैसे, लोग कन्फ्रंट करते हैं और फिर नतमस्तक हो जाते हैं, पैरों पे छू के जाते हैं, सर आप देवता हो। हम तो कह रहे हैं कि हमें तेज बच्चों की जरूरत ही नहीं है। हम जितने IITians की बात कर रहे हैं सब फेल हैं आपके सामने, आप सिर्फ मुझे क्या दे दो। सुभाष चंद्र बोस कहते तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं बदल दिया हूं। तुम मुझे समय दो, अनुशासन दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जो पढ़ाएंगे ना, पढ़ाई नहीं है, जादू है, मैजिक है। सरस्वती माता ने हमें गिफ्ट दिया है, वरदान दिया, हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अद्भुत है। हम लोग जो पढ़ाएंगे वो यहाँ मैजिक चलेगा। मैजिक कैसे मैजिक चलेगा, सब लोग तैयार हो देने के लिए समय पहले ही तय कर लो। 9-10 घंटे की पढ़ाई रोज करनी है, छुट्टी बिल्कुल नहीं है एक भी दिन की। रोज होमवर्क 5 घंटे 4 घंटे का है, करके आना है, खड़ा करा के पूछा जाता है, नहीं बताने पिटाई होती है। सबके लिए तैयार हो। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मेरे लगभग 15-16 स्टूडेंट्स हैं। अभी रिसेंट पोस्टिंग हुई है 2 बच्चों की, एक की काठमांडू में हुई है, एक की यांगून में हुई। यांगून म्यांमार की कैपिटल सिटी है। तो काठमांडू में राहुल की पोस्टिंग हुई है, उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है और $3000 फॉरेन अलाउंस मिल रहा है। दोनों मिला के 3,60,000 बन रहा है। राहुल ने बताया कि 40,000 का खर्चा है, 3,20,000 हर महीने बच रहा है। 36 महीने की पोस्टिंग है, कितना पैसा लेके आएंगे, 1,10,00,000। और टैक्सेबल नहीं है फॉरेन अलाउंस। वो वीडियो कॉल करके दिखाते हैं कि है सर जन्नत है, 2-2 स्टेडियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, टेबल टेनिस कोर्ट है, जिम है, घुड़सवारी के लिए है। मतलब ऐसा लगता है कि 5 स्टार होटल कुछ नहीं होते हैं इनके सामने। अभी जुलाई में देवी जा रहे हैं यांगून, वहाँ भी $3,000 है फॉरेन अलाउंस, 1 लाख रुपये सैलरी भी है। वहाँ भी यही है, वहाँ खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, 40,000 की जगह 60,000 है। उनको कितना बचेगा, 3 लाख रुपये पर मंथ बचेगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ने पढ़ाने का तरीका समझ लो। हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश। सबसे पहला काम मीडियम चेंज करना है। इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी। जितनी किताबें भारत में चल रही हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सब गोबर है। मैं जब कह रहा हूं तो अहंकारी एरोगेंट लग रहा हूं, लेकिन पूरा का पूरा गोबर है। और उसको पढ़ने से आपको इस जीवन में कभी नहीं आएगा क्या, इंग्लिश। इंग्लिश बहुत आसान है, 2-2.5 महीने में सबका मीडियम चेंज हो जाएगा। एवरीबडी विल स्टार्ट स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग इन
इंग्लिश। आप में से हर आदमी अंग्रेजी ही बोलेगा, लिखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा 2.5 महीने में। कितने में? 2.5 महीने। बहुत आसान है इंग्लिश, बहुत ज्यादा आसान है। सरस्वती माता ने हमको गिफ्ट दिया है। बता तो रहे, मजा आएगा, देखना, जादू होगा, मैजिक होगा। इतना आसान है कि तुम सोचोगे यार इतना आसान कैसे हो सकता है। बहुत आसान है इंग्लिश, लेकिन क्या मांग रहे हैं हम तुमसे? केवल समय। समय दोगे ना? क्योंकि इंग्लिश में हम लोग 2 सवा 2 घंटे क्लास में पढ़ेंगे और 5 घंटे क्या करेंगे? हम घर पे करेंगे होमवर्क। कितना हो गया? 7 घंटे। सबसे आसान सब्जेक्ट क्या है इसमें चारों में? रीजनिंग है। 1 घंटे क्लास में और 1 घंटे घर पे। कितना हो गया? 7 और 2 9 घंटे। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। जल्दी से जल्दी क्या करना है हमें? मीडियम चेंज करना है। तो 2.5 महीने में मीडियम चेंज हो जाएगा, लेकिन कोर्स कितने दिन चलेगा? क्योंकि 4.5 महीना बाद आप भारत के सारे टीचर्स को पढ़ाएंगे, गारंटी है। स्टूडेंट को नहीं, किसको? टीचर्स को। ये जो मैं बोल रहा हूं पब्लिकली बोल रहा हूं, कम से कम 25,000 आदमी यहां से देख रहा होगा, जो ऑनलाइन देख रहा होगा। यहां कैमरा लगा हुआ है, ये स्ट्रीम हो रहा है और इतने लोग बैठे हुए हैं। 4.5 महीना बाद जितने लोगों को तुम जानते हो जो एसएससी के पढ़ाते हैं, उन सब लोगों को आराम से साल भर पढ़ा सकते हो इंग्लिश। क्या हो? पहले समझो कि इंग्लिश क्या है और कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। अंग्रेजी सिखा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, पहली बार थोड़ी यहाँ आए हो, रेफर्ड केस हो, रेफर किया गया एम्स में, आपने नाम सुना था फलाना फलाना फलाना, आपने सबका कोर्स लिया था ना अंग्रेजी में? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ईमानदारी से बताओ, पहले अंग्रेजी का कोर्स पढ़ के आए हो कि नहीं? पढ़ के आए हो? सीख लिए? सब बैठे हुए भुक्तभोगी, सीधे सीधे थोड़ी आए हैं, ये अपना पूरा आजमा के आए हैं, सब चाणक्य के पैदा हुए थे। ठीक, जब नहीं हुआ तब बैठे हुए हैं यहाँ कि देखते हैं अब क्या होता है यहाँ। तो 4.5 महीना बाद तुम अंग्रेजी के उस्ताद हो जाओगे। तब हम लोग, अच्छा इधर रीजनिंग कितने दिन चलेगा? 3 महीने। तो 3 महीने में रीजनिंग खत्म होगा और वहां हम लोग क्या शुरू कर देंगे? मैथ्स। और इधर 4.5 महीना बाद इंग्लिश के उस्ताद हो जाओगे। अंग्रेजी ही पढ़ने में मजा आएगा, अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना, हिंदी तो खत्म हो जाएगी। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीएस। और जीएस किस में पढ़ेंगे? इंग्लिश में। फायदा होगा कि नुकसान? जबरदस्त फायदा। हमको अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए कि एग्जाम के हिसाब से? नहीं, अपने हिसाब से पढ़ेंगे। मैं गरीब बच्चा हूं, मेरे बाप किसान हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं हिंदी मीडियम स्कूल का हूं, मैं अपने से पढ़ूंगा। पेपर सबके लिए क्या है? सेम। उड़ा रहे हैं लोग पेपर, तो जो उड़ा देगा उड़ा देगा, आप रहिए फिर करते रहिए, है ना। इलाहाबाद में देख रहे हो ना, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से बड़े पिकनिक मना रहे हैं लोग, किसी की नौकरी नहीं हो रही है। क्यों? चाणक्य बनने की वजह से ही। अभी एग्जाम से पाला नहीं पड़ा है, अभी एग्जाम सेंटर पे गए नहीं हो, कभी रिजल्ट आया नहीं है ना, इसीलिए अभी लोग उछलते हैं। काहे डिप्रेशन में जा रहे हैं, काहे दवा खानी पड़ रही है 4 साल 5 साल बाद। वही जो बताया कि लोग चले आते हैं गांव देहात से, क्वेश्चन पेपर देखते नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछता है, कट ऑफ कितना है, कितना करना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। सस्ती कोचिंग, डिस्काउंट चल रहा है, बैग मिल रहा है। उसके बाद कहते हैं कि मेरा लक खराब था, मुझे कोचिंग ने बर्बाद कर दिया। अरे ऐसी कोचिंग कहे ज्वाइन किए? पैसा बचा रहे थे, तुमको तो डिस्काउंट चाहिए था। गुस्सा इस बात का बहुत है। मैं नौकरी छोड़ के आया था तो मैं किस विजन से छोड़ के आया था? मैंने सोचा था कि 25,000 वैकेंसी होगी तो 15,000 अकेले इलाहाबाद। मैं सोचा इलाहाबाद में इतने लोग हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इतने लोग जगह जगह से क्या करने आते हैं? पढ़ने आते हैं। मैं रहूंगा और हम लोग एक ऐसी पढ़ाई करेंगे, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएंगे कि 15,000 वैकेंसी अकेले कहां से भरेंगे? इलाहाबाद से। इलाहाबाद का राज पहले भी था, दबदबा था, है और रहेगा। लेकिन यहां का सब ऐसा भाकुर भाकुर पैदा हुआ है, वो नौकरी लेने के लिए आता ही नहीं है यहां। उस कभी किसी से पूछोगे तो नहीं कहता सिलेक्शन मिलेगा। कोचिंग में भी आएगा तो पूछेगा सर किताब मिलेगा, बैग मिलेगा, क्या क्या मिलेगा किताब में? इतना गधा है सब, वो जीन में नहीं है सिलेक्शन। अरे पागल कहीं का, तुमको आके क्या करना चाहिए था? सीधे दंडवत हो जाना चाहिए था। ऐसे बीच के करना चाहिए, सर सच सच बताइए, नौकरियां करा देंगे, पढ़ने में कमजोर हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन जितना कहेंगे उतना करेंगे। आप कहते हैं 9-10 घंटे पढ़ेंगे, 9-10 घंटे पढ़ेंगे, 365 दिन पढ़ेंगे, सर हमारी नौकरी हो जाएगी कि नहीं? सच बताइएगा ईमानदारी से, गारंटीड। ये ना बोलना चाहिए, ये मांगना चाहिए। क्या मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा। तो आप क्या मांगने आए हो? बैग कि टी शर्ट कि किताब? तो ना मैं आपका समय खराब करूंगा ना अपना समय खराब करूंगा। हम दोनों लोग एक ऐसी प्रक्रिया में जुड़ेंगे, जो एग्जाम का डिमांड है, जो एग्जाम की मांग है, उस हिसाब से हमें क्या करना है? पढ़ना है, वैसी तैयारी करनी है। और पहले सबका मीडियम हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे।
और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-2.5 महीने में हो जाना है। मेहनत करने के लिए तैयार हो ना आप लोग? चलो ठीक। एक बात बताओ, आपको पता है भाषा सीखने का एक ही तरीका है। अच्छा, भाषा पहले आई कि भगवान पहले आया? कुछ लोग कहते हैं भाषा पहले आई भगवान बाद में। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। भगवान से पहले कौन आया? भाषा। भाषा ने भगवान को बनाया है। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने भाषा को बनाया है, लेकिन भगवान पहले आया कि भाषा कौन ज़्यादा ताकतवर है अभी डिसाइड नहीं हो पाया, बहुत डिस्कशन होता है। भाषा आदमी नहीं बनाया है, भाषा अपने आप चलती है। अब भाषा का विकास प्रक्रिया पढ़ोगे ना तो गजबे है। भाषा में कोई लॉजिक भी नहीं होता है, भाषा अपने हिसाब से चलती है। भाषा सीखने का एक ही तरीका है, क्या? भाषा के साथ इंगेजमेंट, जुड़ाव। जिस भाषा के माहौल में रहोगे वो भाषा स्वतः आ जाएगी। 2 महीने बंगाल रहोगे बंगाली आ जाएगी, 2 महीने पंजाब रहोगे पंजाबी आ जाएगी, 2 महीने अंग्रेजी के माहौल में रहोगे अंग्रेजी आ जाएगी, 2 महीने भोजपुरी के माहौल में रहोगे भोजपुरी आ जाएगी। समझ में क्या आ रहा है? तुमको अपनी भाषा कैसे आई है? किताब पढ़ने से, कोचिंग पढ़ने से? स्वतः आई है कि नहीं आई है? आप में से बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आती भी है, थोड़ी बहुत आती है ना। वो इंग्लिश कैसे सीखी आपने? एक्सपोजर से। किताब पढ़ने से, मतलब किसी के ग्रामर पढ़ाने से या क्लास में पढ़ाने से नहीं आया, क्योंकि आप अंग्रेजी के साथ जुड़े रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, इसलिए आपको अंग्रेजी आ गई। तो अगर आपको किसी भाषा को सीखना है, अगर इंग्लिश को सीखना है, तो क्या जरूरी है बताओ? इंगेजमेंट। इंग्लिश के साथ जुड़ना पड़ेगा, अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्या पढ़ें, कैसे सुने, सब बताएंगे, घबराना नहीं है। लेकिन 2 चीजें चलेंगी क्लास में, अभी बताया हमने। चूंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं, मेरा नाम श्रीकांत सर है, तो हम 2 घंटा क्या करने वाले हैं क्लास में, और 5 घंटे कहाँ पढ़ने वाले हैं घर में। तो क्या पढ़े बताऊंगा सबके लिए, और 2 घंटे में जो पढ़ाएंगे वो इनेबल करेंगे। क्या मतलब, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं ही टीचर हूं, मैं ही फैन हूं, और मैं सच बता रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं मुझे खुद नहीं पता कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। आई डोंट नो, इट्स अ प्योर गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सरस्वती माता का आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे चुना है कि यू आर द चोजन वन। आप ये पढ़ो, ये लो, और आप जाके दूसरों को क्या करो, बांटो। तो मैं ही टीचर, मैं ही फैन, जो मैं पढ़ाऊंगा मजा आएगा। पढ़ने में कितने भी कमजोर हो ना, 2-2.5 महीने में तो अंग्रेजी के मीडियम वाले हो जाओगे। तो क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना, वो ऐसा पढ़ेंगे कि इसी को इनेबल करेगा, पढ़ने लिखने को इनेबल करेगा, कम से कम शुरू के 1.5-2 महीने। समझ रहे ना? तो देखो, हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा रीडिंग लिसनिंग आज शुरू कर देते हैं। अंग्रेजी क्लास क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। आपको सारे टीचर से आज मुलाकात करेंगे, क्योंकि हम सामूहिक जिम्मेदारी है हम लोगों की, और हम लोग आपको कितने देर में पहुंचा देंगे? 12 महीने में पहुंचा देंगे, 12 मंथ्स में। कोशिश यही रहती है कि कितना पहुंचा दें, 320। लेकिन थोड़ा अपने लिए सेफ लेके चलते हैं, थोड़ा वक्त लेके चलते हैं। हम आपको कितना बोलते हैं? 15। अगर हम 15 महीने बोल के 12 महीने में करा दें तो खुश होंगे कि नहीं होंगे? और अगर 12 महीने बोल के 15 महीने में कराएं तो दुखी हो जाएंगे कि 15 महीना ले लिए। इसलिए हम लोग उल्टा करते हैं, थोड़ा ज़्यादा समय लेते हैं। 15 महीना बोल के कितना लेते हैं? 12 महीने। कोशिश रहती है 12 महीने में पहुंच जाए, 320 पहुंचना है। तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि मैंने कहा कि इंगेजमेंट जरूरी है, अंग्रेजी के साथ जुड़ना जरूरी है। तो अंग्रेजी के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको, टेलीग्राम आपके फोन में है? टेलीग्राम में एक चैनल है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एकदम बेसिक चीज देखेंगे आज हम लोग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जरा उसको ज्वाइन करें। उसमें लाल फोटो लगा होगा, ये फोटो लगा होगा, ये ना बुक्स का है ना। अब आप पढ़ने में कमजोर हैं कि पढ़ने में तेज हैं, उससे मतलब नहीं है। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, एक कहानी दिख रही है आपको, हैं? अंग्रेजी के साथ जुड़ना शुरू करें। आपके फोन में अगर डाउनलोड ना हो तो टेलीग्राम तुरंत डाउनलोड हो जाता है, 1 मिनट लगता है। और अगर मान लीजिए अभी इंटरनेट की समस्या हो तो बगल वाले से देख लीजिए, ठीक है ना? तो पढ़ा जाए, शुरू करें। लिखा है अकबर एंड बिरबल, द क्रोज ऑफ द किंगडम। क्रो मतलब कौआ, क्रो मतलब कौआ एक, और एस लग गया, क्रोज मतलब कौए ढेर सारे। द क्रोज ऑफ द किंगडम, किंगडम क्या होता है जी? जो राज्य है, जो राज्य है, जो देश है, उसके कौए। वन डे, एक दिन, एम्परर अकबर, बादशाह अकबर, एंड बिरबल, और बिरबल, वर वॉक कर रहे थे, टहल रहे थे, इन द रॉयल गार्डन, शाही बगीचे में, शाही बगीचे में। अकबर लुक्ड अप, अकबर लुक्ड देखे अप ऊपर, एंड सॉ और देखे, मेनी क्रोज, कई सारे, मेनी मतलब कई सारे क्रोज, कौए देखे, फ्लाइंग उड़ते हुए।
तो अकबर लुक्ड अप, अकबर ऊपर देखे, एंड सॉ, उन्होंने देखा, मेनी क्रोज फ्लाइंग, कई कौओं को उड़ते हुए। सडनली, अचानक, ही टर्न्ड टू बिरबल, वो बिरबल की तरफ मुड़े, एंड आस्क्ड, पूछे, हाउ मेनी क्रोज आर देयर, कितने कौए हैं। देर का अर्थ यहाँ कुछ नहीं है, देर मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ THERE देर का कोई अर्थ नहीं है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे, सब कुछ देखेंगे। अंग्रेजी बहुत छोटी चीज़ है, पूरा लपेट लेंगे अपने दामन में। तो हाउ मेनी क्रोज आर देयर, कितने कौए हैं, इन माई किंगडम, मेरे राज्य में, ऐसा पूछ दिया। किसने? अकबर ने। बिरबल स्माइल्ड, बिरबल मुस्कुराए, एंड सेड, और कहे, देर आर 95,463 क्रोज, हैं 95,000, 55,463 63 क्रोज कौवे हैं, इन योर किंगडम, आपके राज्य में, जहां पना। अकबर लाफ्ड, अकबर हंसे। व्हाट इफ आई काउंट, क्या होगा यदि मैं काउंट करूं, गिनूं, एंड फाइंड, और पाऊं, मोर और फ्यूअर क्रोज, ज्यादा हो या कम क्रोज हो। तो काउंट करने पे अगर कम या ज्यादा कौवे हो, तब तुम पढ़ रही हो, तुम लोग देख रही हो, उसको दोनों को बोल रहे हैं, तुम देख रही हो, हाँ। तो अकबर लाफ्ड, अकबर हंसे। व्हाट इफ आई काउंट, क्या यदि मैं काउंट करूंगा, गिनूंगा, एंड फाइंड, पाऊंगा, मुझे मिलेगा, मोर और फ्यूअर क्रोज, ज्यादा या कम कौवे। तो बिरबल कामली रिप्लाइड, बिरबल ने शांति से, कामली मतलब शांति से जवाब दिया, रिप्लाई किया। इफ देर आर मोर, यदि मोर हैं, ज्यादा हैं कौवे, सम मस्ट बी विजिटिंग, इसका मतलब है कुछ अवश्य विजिट कर रहे होंगे, आए होंगे, फ्रॉम नियर बाई किंगडम्स, पड़ोस के राज्य से। इफ देर आर फ्यूअर, और अगर फ्यूअर हैं, जितना बोले उससे कम है, तो सम मे हैव गॉन, तो कुछ चले गए होंगे, टू विजिट रिलेटिव्स, अपने दोस्त रिश्तेदारों से मिलने के लिए, विजिट करने के लिए। अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड, अकबर बहुत खुश थे, विद बिरबल्स क्लेवर आंसर, बिरबल के इस चालाकीपूर्ण उत्तर से। ही प्रेज्ड बिरबल, उन्होंने प्रशंसा की, प्रेज किया बिरबल का, फॉर हिज विजडम, उनकी बुद्धिमानी के लिए, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब तेज बुद्धि के लिए। समझ में क्या रहे हैं? अब एक बात बताइए, ये जो मैंने पढ़ाया है, देखो इसका ऑडियो चला गया आपके पास, चला गया कि नहीं चला गया? अब अगर आप देखेंगे ना, तो आपको पूरा उसमें ऐसे ही दिखेगा कि मैंने क्या किया है, आपको आर्टिकल्स हैं, स्टोरीज है, और नीचे क्या है, उसका ऑडियो है। अच्छा एक बात बताइए, अब इसको, जो आदमी जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको ABCD भी नहीं आता है, उसको क्या करना है? घर पे जाकर के इस आर्टिकल को क्या करना है? मैं ही पढ़ रहा हूं इंग्लिश में, मैं ही उसका क्या बता रहा हूं, अर्थ बता रहा हूं, तो आप कम से कम सुन देख सकते हो कि नहीं सकते हो? और एक आर्टिकल को कितनी बार? 4 बार, 5 बार। एक ही आर्टिकल को कितनी बार सुनना है? 4-5 बार। अब एक बात बताइए, ये छोटा सा, बहुत छोटा सा आर्टिकल था, 3 मिनट का वीडियो ऑडियो है, 3 मिनट कुछ सेकंड का है कि नहीं? अच्छा एक बताइए, छोटे से ही इस आर्टिकल में लिखा तो अंग्रेजी है ना, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। अंग्रेजी सीखने के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है, अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत थोड़ा पढ़ना है, उसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही आर्टिकल को कितनी बार पढ़ना है? 4-5 बार। सोचो कि क्या यही आर्टिकल आप लिख सकते हो? आप इस तरह से पढ़िए कि अगर मैं लिखता इस आर्टिकल को तो क्या मैं लिख पाता? उस हिसाब से ऑथर, एक लेखक, एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, उसके दृष्टिकोण से लिखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं एक आर्टिकल को 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5वीं बार बोलने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। छोटा सा आर्टिकल है, 3 मिनट कुछ सेकंड का, लेकिन इसने भी आपको कम से कम 5 वर्ड सिखा दिया कि नहीं? जो एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स हैं, एकदम शुरू कर रहे हैं, जिनको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती, उनको 5 नहीं 15 वर्ड सिखा दिया इसने। सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखाया ना। अब जैसे इसमें क्या क्या वर्ड सीखे आपने इसमें सीखा, क्रो मतलब कौआ, किंगडम मतलब राज्य, एम्पेयर मतलब बादशाह, रॉयल मतलब शाही, गार्डन मतलब बगीचा, लुक अप ऊपर देखना, मेनी क्रोज कई सारे कौवे, फ्लाइंग उड़ते हुए, सडनली अचानक, ही टर्न्स टू बिरबल, वो बिरबल की ओर मुड़े, एंड आस्क्ड पूछा, हाउ मेनी क्रोज आर देयर, कितने कौवे हैं, इन माई किंगडम मेरे राज्य में। बिरबल स्माइल्ड एंड सेड, बिरबल मुस्कुराया और कहा, देयर आर 95,463 क्रोज, 95,463 क्रोज, 63 कौवे हैं, इन योर किंगडम जहां पना। अकबर लाफ्ड, अकबर मुस्कुराया। व्हाट इफ आई काउंट, क्या यदि मैं काउंट करूं, क्या होगा यदि मैं काउंट करूंगा, एंड फाइंड पाऊंगा, फाइंड मतलब पाना, अगर मुझे मिलेगा, मोर और फ्यूअर क्रोज, ज्यादा या कम क्रोज कौवे। तो बिरबल कामली रिप्लाइड, कामली मतलब शांति से, घबराया नहीं, शांतिपूर्वक कामली रिप्लाई किया, जवाब दिया,
इफ देर आर मोर, अगर ज्यादा हैं, इसका मतलब है कि सम मस्ट बी विजिटिंग, कुछ अवश्य विजिट कर रहे होंगे, आए होंगे, फ्रॉम नियर बाई किंगडम्स, पड़ोस के, तो नियर बाई मतलब पड़ोस का, नजदीक के किंगडम से, राज्य से आए होंगे। इफ देर आर फ्यूअर, और अगर फ्यूअर हैं और कम हैं, जितना मैंने बोला उससे कम कौए हैं, सम मे हैव गॉन, तो कुछ मे हैव गॉन चले गए होंगे, टू विजिट द रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव से मिलने के लिए। अकबर वॉज वेरी प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब खुश, अकबर बहुत खुश हुए, विद बीरबल्स क्लेवर आंसर, बीरबल के इस क्लेवर चालाकीपूर्ण उत्तर से। ही प्रेज्ड बीरबल, उन्होंने प्रशंसा की किसकी? बीरबल की। प्रेज मतलब प्रशंसा करना। ही प्रेज्ड बीरबल फॉर हिज विजडम, उसके बुद्धिमानी के लिए, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, तेज बुद्धि के लिए। समझ में क्या रहा है? जिस दिन आप पहली बार बंगाल जाओगे, बंगाली समझ में आएगा, दूसरे दिन समझ में आएगा बंगाली, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करते हो, बंगाल छोड़ के भाग जाते हो क्या, कि रहते हो बंगाल में? अगर बंगाल छोड़ के भाग जाओगे तो बंगला भी छोड़ के तुम्हें भाग जाएगा, बंगला कभी इस जीवन में नहीं आएगा। लेकिन जो आदमी उसी बंगाल में रह रहा है, 15 दिन बाद थोड़ा थोड़ा समझने लगता, एखाने बोस, एखाने बोस है ना, আমি তোমাকে জানি না, है ना, मैं तुमको जानता नहीं हूं, तुम्हारा नाम की? हमारा नाम श्रीकांत, है ना, मेरा नाम श्रीकांत, তুমি কোথায় থাকছি? আমি এইখানে থাকছি, এটা আমার বাড়ি, है ना। तो हम कह रहे हैं कि अगर आदमी भाग गया होता यस, तो क्या उसको बंगला आती? 2 महीने में तो बांग्ला का उस्ताद है वो, अरे पूछिए मत, जबरदस्त बांग्ला बोलता है आदमी। तो अब आप सोच रहे हैं कि जुम्मा जुम्मा 6 दिन में क्या आ जाए? अंग्रेजी आ जाए। पहला दिन पढ़ा, अरे कुछ आया नहीं यार, सर बोले थे, 1 हफ्ता 10 दिन हो गया, आया नहीं यार, फायदा नहीं है, इसको छोड़ दो। एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को अगर 80% बांग्ला आता हो तो उसको बांग्ला नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? 80% बांग्ला आने का मतलब पूरा बांग्ला वो समझ बूझ बोल नहीं पा रहा है। वो बांग्ला तब समझने बूझने बोलने लगेगा जब उसको 95% बांग्ला आएगा। तो अगर मान लीजिए होता क्या है, पहला दिन आप कितना परसेंट बांग्ला सीखते हो? 1-2%, दूसरे दिन 3-4% हो जाता है, चौथे दिन 6-8% हो जाता है, 10वें दिन 12-15% हो जाता है, 15वें दिन 20% हो जाता है, 20वें दिन 25% हो जाता है, 30वें दिन 1 महीने में कितना हो जाता है? 50% हो जाता है। मेरी बात सुन रही हो? हैं? जिंदगी में पहली बार तुम लोग पढ़ने आए हो क्या? हाँ? लग तो रहा है, बैठो, है ना गुरु। कितना परसेंट? 50%। तब तक उसको बांग्ला आया है? नहीं आया, क्योंकि 50% बांग्ला आने का मतलब आप पढ़ लिख बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से। तो सोचो उसको बांग्ला किस दिन आया? जिस दिन वो 95% बांग्ला उसको आ गया। समझता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन बोल नहीं पाता था। वैसे ही आपके साथ होगा। क्या 1 हफ्ते में अंग्रेजी आ जाएगा? दूसरे हफ्ते में आ जाएगा? तीसरे हफ्ते में आ जाएगा? लेकिन क्या ये जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इसमें अंग्रेजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। लेकिन कितना? परसेंटेज टर्म में बढ़ रहा है। अंग्रेजी आपकी परसेंटेज टर्म में बढ़ रही है। अंग्रेजी आपको 5% आया, 7% आया, 15% आया, 15%, 20% आया, 25% आया, 23%, 30% आया, 32% आया, 35%, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो आदमी इतना बेवकूफ है कि अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया, अब 15 दिन पढ़ेगा, कहा अभी तक नहीं आया, इसका फायदा नहीं है, छोड़ दो। अरे पगला, गधे कहीं के। वो जो 15 दिन अंग्रेजी पढ़े थे उसमें कितना परसेंट आ गया था तुमको अंग्रेजी? 30-35% अंग्रेजी आ गया था। उसको और कंटिन्यू करना चाहिए था। एक दिन जब सुबह उठ के आओगे ना, जैसे सुबह जगोगे, उठते ही अपने मम्मी को क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग मॉम, व्हाट्स अप। हाँ, आप रोक ही नहीं पाएंगे, यू कांट हेल्प इट। आपके मुंह से केवल क्या निकलेगा? इंग्लिश। पता नहीं क्या हो जाता है। ये सबके जीवन में पूछ लीजिए हुआ है। जो भी सेकंड लैंग्वेज लर्नर हैं, जिन्होंने अंग्रेजी को एक दूसरी भाषा के तौर पे सीखा है, सबसे पूछना, एक दिन उनके जीवन में ऐसा हुआ। सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी हुआ है। वन डे इट हैपेंस, सडनली यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, सडनली यू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, सडनली एवरीथिंग कम्स इनटू योर माइंड इन इंग्लिश। सब कुछ किसमें आता है? इंग्लिश में। और तब आप खुश हो जाते, कहते अरे आज क्या हो गया यार। तुरंत जाते हैं हनुमान जी को, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलक लोग, ये क्या हो गया आज, है ना। लेकिन ये कब होता है? एक मिनिमम टाइम पीरियड है कि कम से कम आपको 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन क्या करना पड़ेगा? टिकना पड़ेगा। सर आप बोले थे कि मैं इंग्लिश का उस्ताद हो जाऊंगा, आज 32वां दिन है, अब तो नहीं हुए, नहीं आया। 2 झापड़ मारते हैं खींच के,
कहे देखो ये ना बूस्टर है ना, 10 दिन और रुक जाओ, है ना, मैंने दे दिया इंजेक्शन, है ना, अब आ जाएगा तुमको ना। तो फर्जी बातें ना किया करो, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जिंदगी के 19-20 साल निकाल लिया, अब मेरे सिवाय कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं। सरेंडर कर दो, ज्यादा चाणक्य बनने की जरूरत नहीं है। समझ में क्या रहा है? इसमें बहुत सारे लोग ट्रायल क्लास के लिए बैठे हैं। मतलब ट्रायल कैसा होता है, जैसे क्रिकेट में ट्रायल होता है कि जो मशहूर कोच है, बड़ा खिलाड़ी है, वो छोटे खिलाड़ी को ट्रायल लेता है, तब उसकी भर्ती करता है। यहाँ उल्टा चलता है, जिसको कुछ नहीं आता है वो टीचर को क्या कर रहा है, ठीक है बारह। पहले कभी जिंदगी में ट्रायल का कॉन्सेप्ट था? ये कोचिंगों ने सिगुफा छोड़ा है तुमको बेवकूफ बनाने के लिए। कोचिंग जो बिजनेस हाउसेस होती है, दुकानें होती हैं, वो क्या करती है, एक अलग से ट्रायल क्लास रखती हैं। उसमें किसी टीचर को कहते हैं खूब मेहनत से पढ़ाओ, आराम आराम से मीठा मीठा चीज़ पढ़ाना, 4-5 दिन पढ़ाओ ना। अब वो मीठा मीठा चीज़ रोज पढ़ा रहा है, 4-5 दिन बैठे, वाह खूब समझ में आ रहा है यार। उसके बाद कहा अब एडमिशन लेंगे, आइए एडमिशन लीजिए। अब जैसे वहां पर जा तो ये तो बदल गया, ये खड़ा पढ़ा रहा है ना। भाई साहब ये सब चक्करों में ना पड़िए, गुरु का ट्रायल तो न लें प्लीज, है ना। आप यहां बैठे हैं ये देखने के लिए कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं किस भाषा में बोल रहा हूं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, और उसके बाद यहां से निकल लीजिए। और सब चीज भरोसे से होता है। किससे होता है? फेथ से होता है। भरोसा तुमको अपने आप। नौकरी होगी कि नहीं तुम्हारी? कभी डाउट मत करना, नेवर डाउट इट। तुम्हारी नौकरी 100% होगी। तुम्हारी नौकरी कोई नहीं रोक सकता है। बस यही है कि किसी की आज होगी, किसी की कल होगी, और किसी की परसों होगी। लेकिन नौकरी ना होने का तो सवाल किसी का नहीं है। ऐसे ऐसे लोग पढ़ने आए हैं जिनकी उम्र 28 साल है, जनरल कैटेगरी के। कितना बचा हुआ है? 1 अटेम्प्ट बचा हुआ है। उनको मालूम है कहां से आ गए हैं, पाकिस्तान बॉर्डर से, कच्छ, सच सही बता रहे हैं, गुजरात से, कच्छ, रन ऑफ कच्छ से आए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक आदमी है जो मेरी जान बचा सकता है, जो ये लास्ट अटेम्प्ट है और एसएससी सीजल निकलवा सकता है, वो कहां बैठा है? प्रयागराज में। दिल्ली का आदमी यहां आना पड़ रहा है उसको, राजस्थान जयपुर का आदमी यहां आना पड़ रहा है, क्योंकि दिस इज ओनली प्लेस जहां हम आपको साल भर समय लेंगे आपसे। 11-12 महीने का समय अगर आप दे देंगे तो मैं आपको 320 पहुंचा दूंगा। कंटेंट इतना पावरफुल है ना, कंटेंट ऐसा है, उसके दम पे जो प्रक्रिया है, जो कंटेंट, सबसे बड़ी चीज कंटेंट होता है। जैसे देखो आप लोग, एकलव्य जो है गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था। क्या गुरु द्रोणाचार्य के अलावा और कोई नहीं था? हजारों धनुर्विद्या सिखाने वाले गुरु थे। तो क्यों नहीं जा रहा था एकलव्य किसी के पास? क्योंकि एकलव्य ने सोच रखा था कि आई विल गो टू द बेस्ट। क्योंकि जो द बेस्ट होता है ना, किसी वजह से द बेस्ट होता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गया। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि हम तो सिर्फ क्षत्रियों को पढ़ाते हैं, राजपूतों को पढ़ाते हैं, तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुम कबीलाई हो। तो उन्होंने कहा गुरु जी कोई रास्ता निकालो, पढ़ना तो आप ही से है। क्या बेटा क्या करें, कोई रास्ता नहीं है। तो उसने कहा लेकिन पढ़ूंगा तो मैं आपसे ही। वो गया, उनकी आदमी के कद की एक प्रतिमा बना ली गुरु द्रोणाचार्य की, और उनको आवाहन कर करके क्या करने लगा? धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा, प्रैक्टिस करने लगा। और आपको मालूम होगा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। अब पता कैसे चला? धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था, अब पांडव लोग जंगल में विचरण कर रहे थे, उनके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता जाके भाव भाव करने लगा। एक ऐसा तीर मारा ना एकलव्य ने कि खून नहीं निकला, लेकिन उसका पूरा मुंह में क्या हो गया? बंद हो गया। अब वो कुत्ता जब गया अपने मालिक के पास, द्रोणाचार्य जी, पांडव, अर्जुन के पास, तो लोग कह अरे बाप रे, ये कौन धनुर्विद्या सीखने वाला आदमी है जी, कैसे बंद मारा है? ब्लड नहीं निकला, पूरा मुंह क्या हो गया? बंद हो गया। हड़बड़ाए कि बाप रे, तो मुझसे केवल कौन जानता था? द्रोणाचार्य, कि ये विद्या सिर्फ पूरी दुनिया में किसको आता है? मुझे आता है। अब वो घबराए कि अरे भैया ये कौन आ गया जी। अब मारे ऐसे देखो 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 कौन है आसपास है। देखते देखते गए तो पता चला एकलव्य जो है वहां खड़ा है। कहे अरे महाराज ये आपने किया है? तो कहे हाँ। आपके गुरु कौन है? किसने सिखाया आपको? तुरंत चरणों में पड़ा, कहा आप ही तो गुरु जी हैं। तो मैं तुमको कब पढ़ाया? कहे आइए आइए दिखाते हैं। लेके गया, गुरु द्रोणाचार्य की आदम प्रतिमा थी। कहे अच्छा। अब गुरु द्रोणाचार्य जी है मन में प्रण कर रखे थे कि हमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर किसको बनाना है? अर्जुन को। सोची तो अर्जुन से भी आगे निकल गया, क्या किया जाए। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तो धनुर्विद्या सीख लिए, और गुरु दक्षिणा कौन देगा? कहा अरे महाराज जान हाजिर है, आप गुरु हैं, जो मांग लें। आप दिमाग लगा दिए गुरु द्रोणाचार्य। कहा ऐसा करो दाहिनी हाथ का अंगूठा दे दो, क्योंकि उसी से तो चढ़ाओगे ना प्रत्यंचा पे, तो ना अंगूठा रहेगा ना धनुर्धर रहोगे। अंगूठा मांग लिए, और देखो पहले के गुरु और पहले के शिष्य, जबरदस्त। सोचा एकमात्र भी, 1 सेकंड के लिए भी सोचा एकलव्य ने नहीं। अंगूठा चाहिए दाहिने हाथ का, ये लीजिए गुरु दक्षिणा, आशीर्वाद दीजिए। एक बात बताओ, बिना युद्ध लड़े
अगर पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में स्थापित हुआ तो कौन हुआ? एकलव्य, बिना युद्ध लड़े। ये होता है कमाल। अर्जुन आज भी छोटे हैं और आज भी एकलव्य क्या है? बड़ा है। बिना युद्ध लड़े साबित कर दिया कि मैं दुनिया का क्या हूं? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ये गो टू द बेस्ट, गो टू द बेस्ट। हमेशा ध्यान रखना, गो टू द बेस्ट, बिकॉज द बेस्ट इज डिफरेंट। जो बेस्ट होता है ना, जब मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगा ना, तो मेरे बाद 1,00,000 किलोमीटर तक कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। जब हम लोग पढ़ाएंगे तो तुम देखना क्या होगा यहाँ, विल डू मैजिक। मतलब अलग ही है, मतलब भगवान से स्थापित लोग होते हैं, भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। वरना सोचो ना कि मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ व्यक्ति, जीवन भर हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ, पूरा ग्रेजुएशन तक सरकारी विद्यालय में गया हूँ, गरीब घर से हूँ, शहर से दूर दूर तक मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है, बहुत 50 किलोमीटर दूर है मेरा घर। भैंसी खिलाने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी, बिना चप्पल के 8वीं क्लास तक हम लोग रहे हैं। वो आदमी पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया को अंग्रेजी पढ़ा रहा है। ये सिर्फ भगवान का चमत्कार ही तो है। भगवान ने चूज किया है कि ये विल बी टीचिंग इंग्लिश टू द होल वर्ल्ड। तो मैं खुद क्या हूँ? एमए किया हूँ। और मुझसे पढ़ने वाले लोग कौन हैं? इंग्लिश के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नेट हैं, यूजीसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। दे आर टेकिंग माई लेक्चर्स। तो क्या है? अद्भुत है कि नहीं है? ये भगवान का चुना हुआ है कि नहीं है? हम, वरना हमको तो मालूम ही नहीं कि हम कैसे, हमको ये सब आया, हम क्या पढ़ा रहे हैं। और मैं किसी से अंग्रेजी पढ़ा भी नहीं हूँ, सबसे बड़ी बात, किसी से आज तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा। और अच्छा हुआ कि नहीं पढ़ा, नहीं तो हम भी वही पढ़ा रहे होते जो पूरी दुनिया पढ़ा रही है। तो नहीं पढ़ने का ही फायदा होता है। यू आर ओरिजिनल, यू टीच समथिंग डिफरेंट। समझ में क्या रहा ना? मजा आएगा। तो भाषा सीखने के लिए समय लगेगा। एक बात बताओ, अगर तुम कलकत्ता जाओ, कलकत्ता मतलब समझ रहे हो ना, बंगाल। अगर कलकत्ता तुम जाओ 2-3 घंटे के लिए, फिर चले आओ, फिर 2 घंटे के लिए जाओ चले आओ, फिर 2 घंटे के लिए जाओ चले आओ, तो बंगाली सीखोगे? जल्दी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम बंगाल में ही रह रहे हो, 24 घंटा बंगला कान में पड़ रहा है, तो बंगला जल्दी सीखोगे कि नहीं सीखोगे? इससे क्या पता चलता है कि किसी भाषा के साथ आपका जितना ज्यादा इंगेजमेंट है, आप उस भाषा को उतनी ही जल्दी सीखेंगे। तो आपका इंग्लिश के साथ कितने देर का इंगेजमेंट होना चाहिए? जितना ज्यादा हो सके उतना। कितने घंटे? 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। समझ में क्या रहा है? आप घर द्वार सब छोड़ के आए हैं, किस नाम पर आए हैं? कि मैं विद्यार्थी, आई एम अ स्टूडेंट। तो अगर आप 24 घंटे तो कितना पढ़ोगे? 14 घंटा तो पढ़ोगे ना। 14 घंटा भी नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है? 9 घंटे, 10 घंटे पढ़ना है। पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? जो लोग ना पढ़े कल से मत आए, उनका यहाँ कोई स्वागत नहीं है। जो 9-10 घंटे पढ़ने की हिम्मत रखते हैं, छुट्टी नहीं देंगे, जान लेना। समझ में क्या रहा है? क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, किसी को एग्जाम देने जाना है तो उसकी छुट्टी देते हैं, क्लास रिकॉर्ड होता है, क्लास का एक्सेस देते हैं, वहां भी जाओ तो देखो क्लास और होमवर्क करके आना है। समझ में क्या रहा है? समझ में? क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है बेटा। साल भर में तुम्हें हर हाल में मुझे क्या करना है? 320 पहुंचा देना है। तो जो काम हमने, आप ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया है जिसपे हम लोग पढ़ रहे थे, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इतने आर्टिकल्स हैं कि अगले 3 महीने तक आप क्या करते रहेंगे? पढ़ते रहेंगे और खत्म नहीं होगा। वोकैबुलरी बिल्डिंग का यही तरीका होता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं वोकैबुलरी रट लूंगा, पूरी दुनिया में एक माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो वोकैबुलरी रट ले। सब गलती करते हैं। मैं तो डिक्शनरी उठाया था, भार्गव की इतनी मोटी डिक्शनरी, और ई तक पूरा रट गया था। सोचो, 4 महीने में रोज 2-2, 3-3 घंटा खाली वर्ड रटता था, ई तक पूरा रट गया था। उसके बाद पता चला कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और पीछे साफ होता जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। तब किसी ने बताया, गधे कहीं के, तुम्हारे जैसा गधा वाला काम पूरे हिंदुस्तान में सब करते हैं, कभी वोकैबुलरी कोई सीख नहीं पाया। लगभग 850 करोड़ आदमी है दुनिया में, एक आदमी पैदा नहीं हुआ, एक आदमी पूरी दुनिया में, एक आदमी पैदा नहीं हुआ जो शब्द सीख लिया हो। किससे? रट के। शब्द तुम खुद ही छोड़ो, सबसे बढ़िया तुम अपने को देखो। तो जिस भाषा को तुम लोग जानते हो, उस भाषा के शब्द तुमने रटे हैं? कैसे आया? एक्सपोजर, कॉन्टेक्स्ट से आता है। तो भाषा के शब्द आप तभी सीख सकते हैं जब उसका क्या हो, किसी कहानी में कहीं पे क्या हो, यूज हो रहा हो। जैसे अभी हम लोग कहानी पढ़े या कुछ पढ़े, इस तरह से जब पढ़ेंगे ना, तब कोई शब्द हमें आएगा कॉन्टेक्स्ट में कि उसका कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है, किस अर्थ में इस्तेमाल होता है। डिक्शन नाम की एक चीज होती है, बहुत बड़ी चीज, अभी धीरे धीरे आएगा समझ में। समझ क्या रहा है? तो देखो, 2 घंटे का क्लास और 5 घंटे का काम। आज का होमवर्क आपका सुन लीजिए। आप घर पे जाएंगे, एक आर्टिकल को कितनी बार करना है? 4-5 बार। तो कम से कम 10 आर्टिकल उठाएंगे आप। कितने? नीचे से उठाना है, मतलब आज से पीछे की तरफ जाना है। और मैं कल पूछूंगा भी। तो जो लोग 10 आर्टिकल नहीं पढ़ के आए होंगे, कल ही से मारना शुरू करेंगे डंडा। हम पता चल जाता है कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े। और एक बार ना पढ़ना, फिर से बोल रहा हूं, कितनी बार पढ़ना है? 4 से 5 बार पढ़ना है एक आर्टिकल। अपने आप 5 घंटे का समय
खप जाएगा। लग जाएगा नहीं लग जाएगा? अगर एक आर्टिकल को 4-5 बार पढ़ोगे तो आधा घंटा लग गया ना, तो 10 आर्टिकल पढ़ने में कितना लगेगा? 5 घंटे लग जाएंगे। ये होमवर्क समझ में आ गया आपको? तुमको समझ में आ गया होमवर्क? सब लोगों को समझ में आ गया क्या है होमवर्क? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे 10 आर्टिकल पढ़ के आना है, ठीक है। अब चलो क्लासरूम में कुछ पढ़ा देते हैं, क्योंकि पहला दिन ओरिएंटेशन क्लास होता है, बहुत कुछ समझाना बुझाना होता है। ये तो नहीं पूछोगे ना कि सर क्या मिलेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं केवल एक चीज मिलेगा और गारंटी के साथ मिलेगा, क्या है? सिलेक्शन। इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या मिलेगा? समझ रहे ना? यही मिलेगा। क्या टाइम हो गया? व्हाट टाइम इज इट? एक बात बताओ, तुम समझ लो बहुत छोटे हो, मान लो तुम 4 साल के हो। कितने साल के हो? 4 साल। तो उत्तर उसी तरह से देना जैसा एक 4 साल का बच्चा देगा। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश क्या है, बड़े की तरह जवाब ना देना। कैसा देना? छोटे बच्चे की तरह। इंग्लिश क्या है? हैं? देखो पागल को हम कहे कि 4 साल के बच्चे की तरह दो। 4 साल के बच्चे को सब्जेक्ट पता है बे? 4 साल के बच्चे से पूछोगे ना कि इंग्लिश क्या है, तो ये लेके आएगा, कहेगा अंकल अंकल ये इंग्लिश है, यही बोलेगा ना। और सच में यही आंसर है। यही क्या है? इंग्लिश है कि नहीं? है इंग्लिश है ना? ये इंग्लिश। इसको देखो कहां खोए हो? एक खोखली पीढ़ी है ना। सबको अटेंशन, मतलब कुछ नहीं आता, कौन लूर सहूर नहीं खे। हम विद्यार्थी हैं कि कहाँ हैं, केंगा बैठे के बाद, कैसे उठे के बाद, यू नो नथिंग, है ना। ये है क्या? इंग्लिश। कितना बढ़िया आंसर है सच में कि अंकल यही क्या है? इंग्लिश। इसका मतलब ये है कि जैसे लिखा हुआ है कि माय नेम इज श्रीकांत एंड आई एम अ टीचर। मेरा नाम है श्रीकांत और मैं हूं एक शिक्षक। बचवा कहना चाहता है कि अंकल जी यही क्या है? इंग्लिश। ये नहीं बोलना चाहता है। और आप इस बात से सहमत है कि नहीं कि ये इंग्लिश है? सहमत है। तो अगर हम इंग्लिश को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स का, शब्दों का क्या है? एक समूह है। लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, शब्द ऐसे होने चाहिए जो क्या हो? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड हो। अब जैसे मान लीजिए लिखा है माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, तो इंग्लिश है। लेकिन अगर लिखा हो एल्डर ब्रदर माई, ये इंग्लिश है? नहीं है। और ये इंग्लिश है। तो दोनों में अंतर क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, ये भी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, ये भी है। पर फर्क क्या है? यहां वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। सिस्टमेटिकली मतलब एक निश्चित सिस्टम के हिसाब से सजाया हुआ है। यहां सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। तो इंग्लिश को डिफाइन करोगे तो क्या कहोगे? कि इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। ये जोड़ना जरूरी है कि इंग्लिश क्या है? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। और वर्ड्स कैसे? सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इसका अर्थ होता है कि एक निश्चित सिस्टम के हिसाब से, क्रम व्यवस्था के हिसाब से सजाए हुए। तो एक निश्चित सिस्टम या क्रम व्यवस्था के हिसाब से अरेंज किए हुए, सजाए हुए शब्दों का समूह ही क्या है? इंग्लिश। तो ये इंग्लिश है, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सिस्टमेटिकली अरेंज्ड नहीं है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहली बार तुमने अंग्रेजी का ये डेफिनेशन पढ़ा है कि व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। चलो, लिखना नहीं है 10 दिन तक। फॉर द नेक्स्ट 10 days यू आर नॉट गोइंग टू यूज एनी पेपर और पेन। अगले 10 दिन तक आपको कागज और कलम नहीं छूना है। अपराध है ये, दैट्स अ क्राइम हियर। कल से लाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन तक आपको छूना नहीं है। सिर्फ क्या लेके आना है?
फ़ोन लेके आना है, कॉपी पेन लेके आना, कोई दिक्कत नहीं है, वो लाना अपराध नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, पर लिखना नहीं है। इस बात को 5 बार बोलें आप। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? बोलिए। इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। English is a group of words systematically arranged. English is a group of words systematically arranged. English is a group of words systematically arranged. Systematically arranged का अर्थ है निश्चित क्रम व्यवस्था के हिसाब से सजाए हुए शब्दों का समूह ही क्या है? इंग्लिश। समझ आ रहा है? अब एक बात बताओ, ये इंग्लिश है कि नहीं? ये इंग्लिश है कि नहीं? ये इंग्लिश है कि नहीं? अच्छा, मैं केवल इतना लिखूं कि माई नेम, मेरा नाम, ये इंग्लिश है कि नहीं? ये भी इंग्लिश है। खाली मैं लिखता हूं टीचर, ये इंग्लिश है कि नहीं? इंग्लिश है कि नहीं? तो इंग्लिश के छोटे बड़े क्या हैं? लेवल्स है कि नहीं है? ये छोटा लेवल है कि नहीं? टीचर एक ही वर्ड है। ये थोड़ा बड़ा लेवल है कि नहीं? इसमें एक से ज्यादा वर्ड्स है। ये थोड़ा और क्या है? बड़ा लेवल है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, कभी सब्जी खरीदने गए हो? कभी 250 ग्राम, कभी आधा किलो, कभी 2 किलो, कभी 5 किलो खरीदे कि खरीदे? और जरूर तुम्हारे रूम जो मालिक होंगे, कोई बूढ़ा इंसान कुर्सी लगा के सीढ़ी के पास बैठा रहता है, क्या लिए हो? सब्जी। क्या लिए हो? सब्जी। क्या लिए हो? सब्जी। क्या लिए हो? सब्जी। लिए तो सब्जी हो ना, ये सारे के सारे क्या हैं? सब्जी हैं। लेकिन सब्जी के कोई बड़े पैकेट हैं, कोई छोटे पैकेट। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये इंग्लिश है कि नहीं? क्योंकि ये भी क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है। आप कहेंगे नहीं सर, ये शब्दों का समूह नहीं है, इसमें तो एक ही वर्ड है। तो मैंने क्या कहा कि शब्दों का समूह होना चाहिए, उसमें एक वर्ड ही है। ये ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें कितना वर्ड आया है? एक। ये ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें कितने वर्ड आए हैं? 2। ये ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स हैं। समझ में नहीं आ रहा है? लेकिन इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है, क्योंकि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज। अच्छा, अगर सिस्टमेटिकली अरेंज ना हो तो वो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है, वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। गांव में क्या है, कोई पागल वागल आदमी होता है, वो बोल रहा होता है हेलो 2 3 9 ओके फाइन फैंटास्टिक सिस्टम नो, तो गंगा वाला कहते गजब अंग्रेजी बोल रहा है जी, बहुत तेज अंग्रेजी में। क्या वो अंग्रेजी बोल रहा है? वो इंग्लिश बोल रहा है? नहीं। वो क्या बोल रहा है? रैंडम वर्ड्स बोल रहा है। अंग्रेजी बोलने के लिए क्या होना चाहिए? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। समझ आ रहा है कि नहीं मेरी बात? तो दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज ऑल्सो इंग्लिश। लेकिन अंग्रेजी के छोटे बड़े क्या हैं? लेवल्स। बात समझ में क्या आ रहा है? तो अंग्रेजी के 4 लेवल्स होते हैं। इंग्लिश के कितने लेवल्स होते हैं? 4। कुछ लोग ना डरपोक होते हैं। डरपोक का मतलब, जैसे मैंने बताया, अरे 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 लिखे नहीं, ये तो भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा बे? डरपोक नहीं होना है, कुछ भी भूलेगा नहीं। ये इसी चीज को मैं 15 बार पढ़ाऊंगा। समझ में क्या रहा है? इसलिए मैंने कहा फॉर द नेक्स्ट 10 days यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी पेपर और पेन। तो चलो भैया, इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। तो इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है, इंग्लिश ये भी है। और इंग्लिश के हमने कितने लेवल्स बताए? 4। कौन कौन से? सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड। सबसे छोटा लेवल कौन सा है? वर्ड। और सबसे बड़ा लेवल क्या है? अब बीच में 2 हैं, क्लॉज और फ्रेज। वर्ड तो पहचानना आसान है, आप सब पहचान लेंगे। इंग्लिश का एक कौन सा लेवल है? वर्ड। इसमें कितने वर्ड्स हैं? 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वर्ड्स तो पहचानते हो आप, लेकिन क्या आप सेंटेंस पहचानते हो? नहीं। क्या आप क्लॉज पहचानते हो? नहीं। क्या आप फ्रेज पहचानते हो? नहीं। सबसे पहले आओ सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक्य का मतलब होता है वाक। वाक मतलब बात। हर बात एक सेंटेंस है और हर सेंटेंस एक बात। तो सेंटेंस कैसे पहचानोगे? तो सेंटेंस पूरी बात कहता है, कंप्लीट सेंस देता है, पूरी पूरी बात कहता है। अंग्रेजी का हम एक लेवल पढ़ रहे हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस। सेंटेंस मतलब बात। सेंटेंसेस जो होते हैं वो पूरी बात कहते हैं, पूरा अर्थ देते हैं, कोई अधूरापन नहीं होता। अच्छा चलो मैं तुमसे कह रहा हूं, वह बस जो पलट गई, वह बस जो पलट गई, क्या ये पूरी बात है? नहीं है। अच्छा अगर हम ये कहें वह बस जो पलट गई लाल रंग की थी, क्या ये पूरी बात है? ये पूरी बात है।
यानी ये सेंटेंस है। और जब हम ये बोले थे कि वो बस जो पलट गई वो पूरी बात नहीं थी, वो अधूरा था, इसलिए वो सेंटेंस नहीं था। आओ, ये पूरी बात है। जब हम ये कह रहे हैं आओ, तो इसमें अधूरापन क्या है? पूरी बात है कि नहीं है? तो ये क्या है? सेंटेंस। मेरे बड़े भैया, ये पूरी बात है? नहीं है, ये अधूरा है। ये क्या है? पूरी बात नहीं है। देख लो, ये पूरी बात है। ये क्या है? सेंटेंस। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो पूरी बात का मतलब होता है कि अगर कोई आदमी बोल दिया तो फिर आपके दिमाग में कोई सवाल नहीं है। समझ क्या रहा है? मैं बहुत दिनों से, पूरी बात है? बहुत दिनों से, पूरी बात है? मैं बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूं, ये पूरी बात है। ये क्या है? सेंटेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत तेज, क्या ये पूरी बात है? बहुत तेज दौड़ता है वो, ये पूरी बात। ये क्या है? सेंटेंस। बात समझ में क्या आ रहा है? जिस दिन तुम आए, ये पूरी बात है? नहीं है। जिस दिन तुम आए मैं घर पे था, ये पूरी बात है? ये पूरी बात है, ये सेंटेंस है। बात समझ में क्या आ रहा है? तो सेंटेंस इंग्लिश का वो लेवल है जो पूरी बात कहता है, पूरा अर्थ देता है, अधूरापन नहीं होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पहला। दूसरा, जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहला अक्षर, कितने अक्षर हैं? ABCD 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं जिनकी मदद से इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, ABCD से लेके Z तक। तो ABCD दो तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स छोटे अक्षरों में और कैपिटल लेटर्स बड़े अक्षरों में। जैसे ये A क्या है? कैपिटल लेटर है, और ये क्या है? स्मॉल लेटर। तो ABCD लिखने आया है कि नहीं लिखना आया आपको? तो ये है कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षर, और ये हैं स्मॉल लेटर्स। कुछ लोग अंग्रेजी जिनको आती होगी सोचते हैं मास्टर साहब क्या पढ़ा रहे हैं, हमको बहुत आता है। जानते हो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स बैठे हैं, नेट JRF। रोज जब यहाँ से जाते हैं ना तो अपने ऊपर दया आती है कि मुझे अंग्रेजी में क्या आता है, कुछ नहीं, यू नो नथिंग। जब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा ना तो जो तुम्हारा पूरा अंग्रेजी का ज्ञान है वो धाराशायी होकर जीरो में आ जाएगा, ऐसे डस्ट में, धूल हो जाएगा। तुम्हें पहली बार पता चलेगा यू नो नथिंग, कि तुमको अंग्रेजी नहीं आती है। तो जितने लोग अंग्रेजी वाले हैं उनको ज़्यादा खतरा है, ये अमृत मिलने से वंचित हो जाओगे। इसलिए अपने ज्ञान का अहंकार क्या करना? तोड़ देना, मिटा देना। ये मान लेना कि जीवन में पहली बार तुम क्या सीख रहे हो? इंग्लिश। समझ में क्या रहा है? ABCD दो तरीके से लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। सेंटेंस जब भी शुरुआत होता है तो पहला अक्षर सेंटेंस का, फर्स्ट लेटर, वो क्या होता है? कैपिटल। जैसे यहां सेंटेंस की शुरुआत में पहला अक्षर M क्या है? कैपिटल। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी तो पहला अक्षर क्या होगा? कैपिटल लेटर। और एक और चीज, सेंटेंस की पहचान ये भी है कि उसके अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। ये निशानी जरूर है, फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन। क्वेश्चन मार्क लगता है सवाल जब हो, प्रश्न का भाव हो, कोई ऐसी बात हो जो सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो उसके अंत में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। और एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है? एक्सक्लेम का मतलब होता है, एक्सक्लेम का मतलब होता है कोई बात भावपूर्वक कहना। जैसे मैं कह रहा हूं बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं बैठ जाइए, सामान्य तरीके से कह रहा हूं ना, बैठो, ये कैसे बोल रहा हूं? इमोशनली चार्ज्ड हूं ना मैं। तो जब कोई बात इमोशनली चार्ज्ड होके बोला जाए तो इमोशनली चार्ज होके बोलना, भाव से ओतप्रोत होके बोलना, उसको बोलते हैं एक्सक्लेम। और इसकी निशानी क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, मार्क मतलब निशानी, और एक्सक्लेमेशन मतलब भावपूर्वक बोलने की निशानी। वो है खड़ी डंडी नीचे बिंदी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कहां मिलेगा? ऐसी कोई बात जो कैसे बोली गई हो? इमोशनली चार्ज होकर। अरे बाप रे, अल्लाह, क्या है? अल्लाह। तो ये कैसे बोल रहे हैं हम? भावपूर्वक, इमोशनली चार्ज, इसलिए इसके अंत में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये जो तीन निशानी है, तीन मार्क है, वो केवल एक ही जगह मिलता है, केवल एक चीज के अंत में। किसके अंत में? सेंटेंस। इंग्लिश के तो 4 लेवल्स है ना, इंग्लिश हैज गॉट 4 लेवल्स। कौन कौन से? वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। लेकिन ये जो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क है, सिर्फ किसके अंत में आता है? सेंटेंस के अंत में। ना तो क्लॉज के अंत में, ना तो फ्रेज के अंत में, ना तो वर्ड के अंत में। अब बताओ, सेंटेंस के बारे में 3 चीज पढ़ लिया ना। सेंटेंस, पहली चीज
पूरी बात कहता है, पूरी बात कहता है, इट गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस। सेकंड, सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वो पहला लेटर, पहला अक्षर हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर। क्या होता है? कैपिटल लेटर। और थर्ड, सेंटेंस के अंत में या तो फुल स्टॉप, नहीं तो क्वेश्चन मार्क, नहीं तो एक्सक्लेमेशन, इन तीनों में से कोई ना कोई एक आता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? तो सबसे पहले बोले आप कि सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल है। ये बोलना जरूरी है ना, क्योंकि इंग्लिश के 4 लेवल्स होते हैं ना, उसमें से एक लेवल क्या है? सेंटेंस। तो पहले बोलना जरूरी है कि इंग्लिश का वह लेवल जो पूरी बात कहता है, जिसकी पहली शुरुआत जिसका शुरुआत कैपिटल लेटर से होता है और जिसके अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, इंग्लिश के उस लेवल को क्या कहते हैं हम लोग? सेंटेंस। समझ में आ गया? बोलिए। मिस्टर हैंड्स ऑन द फेस, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? हाँ उठिए, बताओ सेंटेंस का डेफिनेशन। हाँ, अरे तुम नहीं, वो समझ गया। हाँ, तो दुइये को बात हुआ, तीसरा का कहाँ गया? जिसकी शुरुआत किससे होती है? कैपिटल। देखो 3-4 बार बोले तब भी तुम डिफाइन नहीं कर पाए सही से, इसलिए ध्यान से सुनो, बैठो। समझ रहे कि नहीं? हैं? एकदम पीछे जो बैठा है खड़े हो जाओ, ब्लैक टी शर्ट। सेंटेंस क्या है बताओ? नहीं सुनाई पड़ रहा है गुरु, बताओ। और तेज बोलबा। बैठो यार, 3-4 बार बताया, इतनी छोटी बात नहीं बता पा रहे। बैठो, तुम खड़े हो जाओ, व्हाइट शर्ट। अब देखो, कह रहा है सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इंग्लिश ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इंग्लिश को कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। सेंटेंस क्या होता है? होती है नहीं, एक ही। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज इन द कैपिटल। और जो मेन बात था वो छोड़ दिए कि पूरी बात कहता है। बताओ, बैठो, फिर से सुनो ध्यान से। 3 बात होता है सेंटेंस की, 3 चीजें होती हैं। सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल है, बोलिए। अच्छा, ये बोलना जरूरी नहीं कि सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल है, क्योंकि सेंटेंस 4 लेवल्स होते हैं, उसमें से एक है। तो इंग्लिश के 4 लेवल्स होते हैं, उसमें से एक क्या है? सेंटेंस है। तो इसलिए बोलना जरूरी है कि सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल है जो पूरी बात कहता है, जो पूरी बात कहता है, जिसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, जिसके अंत में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क। समझ आ गया? अच्छा आप बताएं, क्या फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क वर्ड के अंत में हो सकता है? नहीं हो सकता। फ्रेज के अंत में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लॉज के अंत में हो सकता है? नहीं हो सकता। केवल सेंटेंस के अंत में ही मिलता है क्या? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। बात समझ में क्या आ रहा है? तो सेंटेंस की पहचान हो गई कि पहले तो इंग्लिश होना चाहिए, फिर इंग्लिश ऐसा होना चाहिए कि पूरी बात कहता हो, पहला अक्षर कैपिटल और अंत में क्या हो? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। तो उसको क्या बोलेंगे? क्या ये सेंटेंस है? क्योंकि पहला अक्षर क्या है, अंत में क्या है? और पूरी बात कह रहा है ना कि मेरा नाम श्रीकांत है और मैं शिक्षक हूं। पूरी बात हो गई, पहला अक्षर क्या हो गया? कैपिटल, अंत में क्या हो गया? फुल स्टॉप। क्या कर रहे हो महाराज? ध्यान से सुन रहे हो? तो ये क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस पहचान लोगे? कैसे पहचानोगे? 3 चीज देखोगे ना, पहला अक्षर कैपिटल, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और पूरी बात कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? सेंटेंस। अब बताइए जरा, जाओ, गो। क्या सेंटेंस है? नहीं है ना? है। अरे कोई भी आदमी देख के बता सकता है, क्योंकि एक ही चीज है जिसके अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। वो क्या है? सेंटेंस। यहां पे क्या दिख रहा है? फुल स्टॉप। अब पहला अक्षर जी क्या है? अब पूरी बात कह रहे हैं, जाओ। तो सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ? और जानते हो पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस यही है। अंग्रेजी का सबसे छोटा सेंटेंस क्या है? गो। कम थोड़ा बड़ा हो गया क्योंकि उसमें कितने लेटर हैं? 4। आखिरी यार समझ में? इंग्लिश का एक लेवल है सेंटेंस और एक लेवल क्या है? क्लॉज और फ्रेज समझना है। क्लॉज और फ्रेज समझना है। इसके लिए एक हट के थोड़ी बात बतानी पड़ेगी। तैयार है इसके लिए? इंग्लिश इतनी आसान है, इतनी छोटी है, क्या ही बताएं। इंग्लिश सिर्फ 5 चीजों से मिलकर बनी है। कितनी चीजों से? कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल।
आप तो लोग कह रहे होंगे अरे बाप रे का चीज लिखा रहे हो, व्हाट द हेल इज दिस। तो चिंता करने की बात नहीं है, ये तो 2 ही 3 दिन में आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत उस्ताद हो जाएंगे इसके क्या होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, ये 5 चीज से मिलकर इंग्लिश बना है, और इन 5 के अलावा इंग्लिश में और कुछ भी नहीं होता है। पूरी अंग्रेजी कितनी चीजों से मिलकर बनी है? 5 चीज। इन्हीं 5 चीजों का आपको क्या बनना है? उस्ताद। देखो क्या है, अंग्रेजी में कुछ भी हम लिखते हैं या कुछ भी हम बोलते हैं तो उसको बनाने वाली कितनी चीजें हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने अंग हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पुर्जे हैं? 5। लेकिन इस 5 में भी 2, एक तो सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, ये एसेंशियल आवश्यक पुर्जे हैं। जब भी कोई बात आप लिखते हैं, बोलते हैं, उसमें 2 चीज अवश्य रहता है, कम से कम 2 चीजें वो क्या रहती हैं? सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्बियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में क्या आ रहा है? मेरी बात समझ नहीं आ रहा है? अब देखिए मैं लिख रहा हूं, ही इज इल, वह है बीमार, यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब और यह है कॉम्प्लीमेंट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कॉम्प्लीमेंट कैसे है? तो अभी मैं लिख रहा हूं, आप चुपचाप उसको क्या कर लीजिए? मान लीजिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल क्या होता है। तो हम लिख रहे हैं, आप चुपचाप क्या कर लीजिए? मान लीजिए। हमने क्या कहा कि 2-3 दिन में इसके क्या हो जाएंगे आप? उस्ताद। अभी लिखने दोगे मुझे? माई टीचर हैज कम, मेरे गुरुजी आए हैं, यह है सब्जेक्ट और ये क्या है? वर्ब। फिर दिमाग में आया कैसे कैसे कैसे? विराम दो, विराम दो, विचारों का जो घोड़ा है दौड़ रहा है, उसको लगाम लगाइए। जो लिख रहे हैं मान लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है ना? He was running in the ground yesterday, वह दौड़ रहा था ग्राउंड में कल। सब्जेक्ट है, दौड़ रहा था, वर्ब है, कहाँ दौड़ रहा था? ग्राउंड में। एडवर्बियल है, एडवर्बियल, कब दौड़ रहा था? कल। ये भी क्या है? एडवर्बियल। आई लव यू वेरी मच, मैं प्यार करता हूं आपसे बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्या है ये? एडवर्बियल। तो सेंटेंस हम लाखों लिख सकते हैं यहां, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। वो बनेगा कितनी चीजों से? 5 चीजों से, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। और 2 चीजें कम से कम जरूर आएंगी, कम से कम 2 चीजें क्या? सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, वर्बियल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। देखो सब्जेक्ट वर्ब सब में मिलेगा आपको, है कि नहीं है? सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, एसेंशियल पुर्जे हैं, इनके बगैर कोई बात कहना लिखना संभव नहीं है। तो इंग्लिश इन्हीं 5 चीजों से मिलके बनी है। अब देखो क्या है एक्चुअली क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज के ही ये 5 पुर्जे हैं, क्लॉज को बनाने वाले क्या हैं? ये 5 पुर्जे, इसीलिए इनका नाम है। तो ये जो 5 चीजें हम बताए जिससे इंग्लिश बना हुआ है, ये 5 चीजें क्या हैं एक्चुअली? ये क्लॉज को बनाने वाले पुर्जे हैं, इसीलिए इनका नाम है क्लॉज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? पुर्जा, पार्ट। कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब बताइए क्या होता है? तो ये 5 जो चीजें हैं क्लॉज के क्या हैं? ये कंपोनेंट्स हैं। जब क्लॉज जो है ना बनता है वो इन्हीं 5 चीजों से मिलके बनता है। तो क्लॉज क्या होता है? इंग्लिश का वह लेवल होता है, इंग्लिश का वह लेवल जो पूरी तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के ढांचे या फ्रेम में क्या हो जाए? फिट हो जाए। और उसमें कम से कम 2 चीज जरूर होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो चाहे ना हो। अब जैसे एक चीज ध्यान दो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट, पूरा पूरा ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के ढांचे में फिट हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो हम कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के ढांचे में फिट होता है कौन? क्लॉज। कुछ लोग समझेंगे कि 5 चीज आना जरूरी है, 5 चीज आना जरूरी नहीं है, कम से कम 2 चीज होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो भी सकता है और तो ये देखो ये सब्जेक्ट है, गोल घेर दिए, ये वर्ब को गोल घेर दिए और ये कॉम्प्लीमेंट को गोल घेर दिए। तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो देखो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल के ढांचे में पूरी तरह फिट है कि नहीं? कम से कम 2 चीज चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, 2 चीज है कि नहीं है? तो ये क्लॉज है। क्या है ये? क्लॉज। यहां से यहां तक क्या है ये? क्लॉज। लेकिन एक चीज ध्यान देना, फुल स्टॉप लगा देंगे तब क्या होगा? सेंटेंस।
अब फुल स्टॉप के पहले वाला जो हिस्सा है वो क्या है? क्लॉज। समझ क्या रहा है? तो किस चीज का डिफरेंस है? फुल स्टॉप। इसमें तो एक ही चीज का डिफरेंस लग रहा है। किस चीज का? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप है तो सेंटेंस है, और नहीं है तो क्या है? क्लॉज। तो एक बात जान लो, क्लॉज हर सेंटेंस में होता है। कम से कम कितने? एक। हर सेंटेंस के भीतर कम से कम एक क्लॉज अवश्य होता है। क्या एक से ज्यादा भी क्लॉज हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज अवश्य होगा, एक से ज्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? अब देखो ये सेंटेंस है ना कि माई टीचर हैज कम, मेरे शिक्षक आए हैं। पूरी बात कह रहा है कि नहीं? पहला अक्षर एम क्या है? कैपिटल। अंत में क्या है? फुल स्टॉप। सेंटेंस हुआ कि नहीं? लेकिन हर सेंटेंस के भीतर क्या होता है? क्लॉज। और क्लॉज दिख रहा है आपको? मुझे तो दिख रहा है। क्या ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बल के ढांचे में पूरी तरह फिट हो गया कि नहीं? अब मैं क्या बोला था कि पांचों चीज आना जरूरी नहीं है, दो चीज आना लेकिन जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये बताओ यहां से यहां तक क्लॉज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ क्या रहा है? ये देखो, ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में, यस्टरडे, कल। ये पूरी बात कह रहा है कि नहीं कर रहा है? पहला अक्षर कैपिटल है, अंत में क्या है? फुल स्टॉप। है तो सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के भीतर क्या होना चाहिए? क्लॉज। क्लॉज दिख रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है? वर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्बियल। ये क्या है? एडवर्बियल। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बल के ढांचे में पूरी तरह फिट है कि नहीं? तो यहां से यहां तक क्या है? ये क्लॉज है। अरे क्या समझ में? अंतर किस चीज का है? फुल स्टॉप का अंतर है। अगर फुल स्टॉप सहित बोलेंगे तो सेंटेंस, अब फुल स्टॉप छोड़ के जो हिस्सा बच गया वो क्लॉज। बात समझ में क्या है? समझ में? क्योंकि आपको मालूम है कि केवल सेंटेंस के अंत में ही फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। पता है ना आपको? आई लव यू वेरी मच, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, एडवर्बियल है, ये पूरा सेंटेंस है कि नहीं? लेकिन अगर केवल फुल स्टॉप के पहले वाला हिस्सा देखें तो क्या है? ये क्लॉज। ये है क्लॉज। टेक्निकली थोड़ा डिफरेंट है ना, कि अंग्रेजी का वह लेवल बोलो, इंग्लिश का वह लेवल जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्बल के ढांचे में पूरी तरह फिट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। अब एक बात बताओ कि हर सेंटेंस में क्लॉज आना चाहिए? तो ये तो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है ना, जाओ, गो, ये सेंटेंस है ना। तो अब आप कहेंगे कि अगर सेंटेंस है तो क्लॉज कहां है? और अगर क्लॉज होगा तो कम से कम दो चीज आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब। यहां तो दो चीज दिख भी नहीं रहा है। अब देखो पूरा मामला खुलेगा। कैसे खुलेगा? जब आप किसी को कहते हैं जाओ, वो लिख रहा है क्या? अच्छा, जब आप किसी को कहते हैं कि जाओ तो एक्चुअली क्या कहते हैं? तुम जाओ। तुम, उसमें यू क्या होता है? जाओ मतलब तुम जाओ। उसमें क्या छुपा है? यू। और असल में यही यू क्या है? सब्जेक्ट। और ये गो क्या है? वर्ब। अब बताओ, कम से कम दो चीज चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए कि नहीं? ये बताओ क्लॉज बना कि नहीं बना? तो सेंटेंस है, सेंटेंस के भीतर क्लॉज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आ रहा समझ में? ये भी तो सेंटेंस है। माई नेम इज श्रीकांत एंड आई एम अ टीचर। मेरा नाम श्रीकांत है, मैं शिक्षक हूं। पूरी बात कह रहा है कि नहीं? पहला अक्षर एम क्या है? अंत में क्या है? फुल स्टॉप। सेंटेंस है। और सेंटेंस के भीतर क्या होना चाहिए? क्लॉज। अब दिखाते हैं क्लॉज। ध्यान दो इधर, है पगला सब, ध्यान दो। मेरा नाम सब्जेक्ट है, वर्ब, श्रीकांत कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, ये जो एंड है ना, अद्भुत चीज है। ये गोद है, रस्सी है, जोड़ने का काम करता है। इसको कंजंक्शन या कनेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको आगे पढ़ना है हमें। तो मेरा नाम है श्रीकांत और मैं सब्जेक्ट हूं, वर्ब, और टीचर कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात ध्यान देना, ध्यान दो इधर। ये सब्जेक्ट वर्ब या कॉम्प्लीमेंट पूरा इस ढांचे में फिट हो गया कि नहीं? तो यहां से यहां तक क्या है जी? क्लॉज। और देखो, आई एम अ टीचर, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, यहां से यहां तक क्या है? ये भी क्या है? क्लॉज। और दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए क्या आया है? एंड। एंड जो होता है रस्सी है, गोद है, फेविकॉल है, कंजंक्शन है, कनेक्टर है। समझ में क्या आ रहा है? तो सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन क्लॉज कितने उसके भीतर हैं? तो हमने बोला था क्या? हमने बोला था कि किसी सेंटेंस के भीतर कम से कम एक क्लॉज अवश्य होना चाहिए। पर ये भी बोल गए थे कि किसी सेंटेंस के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही क्लॉज हो, एक से ज्यादा क्लॉज भी हो सकता है। तो इसमें कितने क्लॉज हैं? दो। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ, पूरा तुम्हारे समझ में पूरा आ रहा है? हैं? हम कौन हैं? तुम्हारे नौकर हैं, दास हैं, गुलाम हैं, शिक्षक हैं, तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे गुरुजी हैं। बाप क्या होता है? नौकर होता है, दिन रात अपने बच्चों की सेवा में लगा रहता है। तो पहले तुम हो, तब हम हैं।
तो हम तुम्हारी सेवा में तुम्हें सिखाने के लिए हैं। जो नहीं समझ में आए बताओ, पूछो, खड़े हो जाओ, सर नहीं समझ में आया, 4 बार बताओ, 40 बार बताओ, बताएंगे। वरना हमारा क्या अस्तित्व है अगर हम तुमको ना सिखा पाए तो। समझ में क्या रहा है? पूरा फोकस के साथ देखना और जहां नहीं समझ में आया क्या करना, बताना। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो देखो क्या है कि जब हम क्लॉज पढ़ने के लिए चले तो हमें क्या बताना पड़ा कि अंग्रेजी को बनाने वाली कितनी चीजें होती हैं? 5। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब। इन्हीं 5 चीजों से क्या बना है पूरा इंग्लिश। और एक्चुअली यही 5 चीज है जो क्या बनाते हैं? क्लॉज। तो देखो होता क्या है, मैं समझ, ध्यान से देखना। ये 5 चीज क्या बनाता है? क्लॉज। और क्लॉज से क्या बनता है? बात, सेंटेंस। अंग्रेजी क्या है? बात ही तो है भाई। जो हम कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हो तो बात ही है ना, या आप कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, क्या है वो? बात है। तो अंग्रेजी का मतलब बातें, सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस बनेंगे किससे? क्लॉज से। और क्लॉज बनेगा किन चीजों से? 5 चीज। इसीलिए पूरा अंग्रेजी कितनी चीजों से बना है? 5 चीजों से। आ रहा है समझ में? अब मैंने आपको बताया कि क्लॉज किसको कहेंगे, तो इंग्लिश का वह लेवल जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, वर्ब के ढांचे में पूरी तरह क्या हो जाए? समा जाए, फिट हो जाए। इसी ढांचे का, इसी फ्रेम का होता है कौन? क्लॉज। और क्लॉज का होना जरूरी होता है किसमें? सेंटेंस। हर सेंटेंस के अंदर कम से कम एक क्लॉज अवश्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा क्लॉज। समझ क्या रहा है ना? तो ये कैसा सेंटेंस है? एक क्लॉज वाला। ये कैसा सेंटेंस है? एक से ज्यादा क्लॉज वाला। ये सब कैसे सेंटेंसेस हैं? सब के अंदर कितने क्लॉज है? एक एक। तो एक क्लॉज वाला सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल। और जिसमें एक से ज्यादा क्लॉज होता है उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल सेंटेंस। क्या कहते हैं? मल्टीपल। सिंपल बात कहना, आसान बात कहना। क्या बोला मैंने? सेंटेंस के भीतर क्या आना जरूरी है? क्लॉज। अगर कोई सेंटेंस है जिसके भीतर एक ही क्लॉज आया तो उसको क्या कहोगे? सिंपल सेंटेंस। और कोई सेंटेंस अगर उसके अंदर एक से ज्यादा क्लॉज है, 2 या 2, 3, 4, तब क्या होगा? तो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल सेंटेंस। तो ये सारे क्या हैं? सिंपल सेंटेंस। लेकिन ये कैसा है? मल्टीपल सेंटेंस। समझ में आ रहा है? डरना नहीं है। ये मत सोचना कि मिटा दिए तो तुम्हारे दिमाग से मिट गया। नहीं मिटेगा। हम इतनी बार पढ़ाएंगे कि सपने में भी यही आएगा तुम्हारे। चिंता नहीं करना। समझ रहा ना? तो यहां एक चीज लिख देते हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं? एक। और यहां लिख देते हैं क्या चीज? मल्टीपल सेंटेंस। तो मल्टीपल सेंटेंस में कितने होते हैं? 2 या 2 से अधिक। समझ क्या रहा है? अब देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा इंग्लिश किसको कहते हैं। तो इंग्लिश क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इंग्लिश इज इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। शब्दों का ऐसा समूह जो सिस्टमेटिकली अरेंज है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश। और इंग्लिश के फिर अलग अलग 4 लेवल्स होते हैं: सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड। सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल होता है जो पूरी बात कहता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क रखता है, उसको क्या कहते हैं? सेंटेंस। और क्लॉज कहते हैं इंग्लिश के उस लेवल को जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, वर्ब के ढांचे में पूरी तरह क्या हो जाए? फिट हो जाए। जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, वर्ब के ढांचे में पूरी तरह फिट हो जाए। और कम से कम 2 चीज जरूर है उसमें, सब्जेक्ट और वर्ब। ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, वर्ब होना जरूरी नहीं है। और आपको मालूम है कि क्लॉज जो होता है हर सेंटेंस के भीतर होता ही होता है। अगर सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज है तो वो क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस। और एक से ज्यादा क्लॉज है तो उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल। अब सवाल ये आता है कि सेंटेंस तो पूरी बात कहते हैं, क्या क्लॉज भी पूरी बात कहते हैं? 2 तरह के क्लॉज होते हैं, पूरी बात कहने वाले भी और जो पूरी बात न कहें ऐसे भी। तो इनका दर्शन करा दें। एक बात बताइए, लिखा है माय नेम इज श्रीकांत, क्लॉज है ना? मेरा नाम श्रीकांत है, ये पूरी बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कह रहा है। तो एक कैसा क्लॉज है? मेन क्लॉज। क्या है? मेन। देखो 2 तरह के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो पूरा अर्थ देता है, पूरी बात कहता है, इसको क्या कहते हैं? मेन क्लॉज। और जो पूरी बात नहीं कहता ऐसे क्लॉज को सबऑर्डिनेट। अब जैसे लिखा है कि माय नेम इज श्रीकांत, मेरा नाम श्रीकांत है, अंत में फुल स्टॉप, ये क्या बन गया? सेंटेंस। पूरी बात कह रहा है, पहला अक्षर कैपिटल, अंत में क्या है? फुल स्टॉप, सेंटेंस। और सेंटेंस में क्या आना चाहिए? मेरा नाम सब्जेक्ट है, वर्ब, श्रीकांत कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात बताइए, ये जो फुल स्टॉप है इसको छोड़ दें, अगर हम यहां से यहां तक ले तो क्या है? ये क्यों क्लॉज है? अरे बताए थे कि क्लॉज इंग्लिश का वह लेवल है जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, वर्ब के ढांचे में पूरी तरह क्या हो जाए? फिट हो जाए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कंप्लीमेंट है, उसके ढांचे में फिट हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए क्या है? ये क्लॉज। लेकिन देखना यह है कि पूरा बात कह रहा है कि नहीं कह रहा।
मेरा नाम श्रीकांत है, पूरी बात कह रहा है ना, तो कैसा क्लॉज है ये है मेन क्लॉज। ऐसा भी क्लॉज होता है जो पूरी बात नहीं कहता है, जैसे जो तुम कहे, जो तुम कहे, व्हाट यू सेड। तुम क्या है, सब्जेक्ट, कहे वर्ब। अब दिमाग ना लगाओ, हम लिख रहे हैं, चुपचाप क्या कर लो, मान लो। बाद में पता चलेगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब क्या होता है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो तुम कहे जो ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताइए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ढांचे में फिट है कि नहीं है? तो ये यहां से यहां तक क्या बना, क्लॉज। जो तुम कहे, क्या ये पूरी बात है? अगर हम कहते कि जो तुम कहे ठीक था, ये ना पूरी बात है, या जो तुम कहे गलत बात था, ये ना सही बात, ये ना पूरी बात है। केवल इतना कहें कि व्हाट यू सेड, जो तुम कहे, क्या ये पूरी बात है? नहीं। तो देखो क्लॉज तो है लेकिन पूरी बात नहीं कहे। तो ऐसे क्लॉज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? तो ये सवाल का जवाब मिल गया कि क्लॉज पूरी बात कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। जो पूरी बात कहते हैं ऐसे क्लॉज को मेन क्लॉज, और जो पूरा अर्थ नहीं देते, पूरी बात नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट। क्या क्लॉज के अंत में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क नहीं आता। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क सिर्फ किसके अंत में आता है? क्या क्लॉज की शुरुआत कैपिटल लेटर से होनी चाहिए? हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? क्लॉज की शुरुआत कैपिटल लेटर से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अच्छा एक बात बताइए, क्लॉज कंप्लीट यूनिट होता है क्या? नहीं। क्लॉज कभी कंप्लीट यूनिट ऑफ लैंग्वेज नहीं है, भाषा की पूरी इकाई नहीं है। पूरी तब बनता है जब उसके अंत में क्या लग जाए, फुल स्टॉप। और जैसे ही पूरी इकाई बनता है, फुल स्टॉप लगता है, क्या बन जाता है, वो सेंटेंस होता है। आ रहा है कि नहीं समझ में? एक चीज मैंने कही थी आपको कि हर सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होनी चाहिए, बोला था ना मैंने। कौन सा क्लॉज, कौन सा क्लॉज होना चाहिए? मेन क्लॉज होना चाहिए। हर सेंटेंस में कम से कम एक मेन क्लॉज अवश्य होता है। कम से कम एक मेन क्लॉज हर सेंटेंस में अवश्य होता है। जैसे इसमें देखो कितने मेन क्लॉज हैं, 2। मेरा नाम श्रीकांत है, ये भी मेन क्लॉज है। मैं शिक्षक हूं, ये भी क्या है, मेन क्लॉज। तो कम से कम एक मेन क्लॉज होना चाहिए। एक से ज्यादा मेन क्लॉज भी हो सकता है, पर कम से कम एक मेन क्लॉज तो होना ही चाहिए। अब एक मेन क्लॉज के अलावा और कितने भी मेन क्लॉज आ जाएं या सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएं, उससे मतलब नहीं है, पर कम से कम एक मेन क्लॉज होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो एक मेन क्लॉज होगा, उसके अलावा भी खाली अगर मान लो मेन क्लॉज आ सकते हैं, या उसके बाद क्या आ सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मेन क्लॉज अवश्य आएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये अभी सेंटेंस तो नहीं है ना? क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज मतलब सेंटेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है, अंदर क्या होना जरूरी है, मेन क्लॉज जरूरी है ना। मैं देखो इसको सेंटेंस बना देता हूं, कैसे? जो तुमने कहा, व्हाट यू सेड, इसका पहला अक्षर मैं कर देता हूं कैपिटल। जो तुमने कहा वॉज, था, सही, राइट। ये पूरा जो तुमने कहा सब्जेक्ट का काम करने लगा, था वर्ब हो गया, सही राइट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब एक बात बताइए, ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब के ढांचे में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से यहां तक क्या बन गया, ये क्लॉज। और ये कैसा क्लॉज है? पूरी बात कह रहा है कि जो तुमने कहा सही था, पूरा अर्थ देने वाला क्लॉज, यानी कैसा क्लॉज हो गया, मेन। और मेन क्लॉज के अंत में क्या लग गया है? अब ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? सेंटेंस। हर सेंटेंस में कम से कम क्या होना चाहिए, एक मेन क्लॉज होना चाहिए कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेंटेंस है इसमें एक क्लॉज है कि ज्यादा क्लॉज है? बात पगला, एक तो मेन क्लॉज है ही, अब पहले से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, हैं? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या जी? एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। जो तुमने कहा था सही, ये पूरा एक क्लॉज बना के नहीं बनाया? पूरी बात कह रहे हैं इसलिए कौन सा क्लॉज बना, मेन क्लॉज। लेकिन इसके पहले ये तो ऑलरेडी क्या था, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज था कि नहीं? तुमने कहा जो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये क्लॉज था, पूरा अर्थ नहीं दे रहा था, इसलिए कौन सा क्लॉज था, सबऑर्डिनेट। वही ना सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो एक मेन क्लॉज और एक पहले से क्या था इसके भीतर, सबऑर्डिनेट। कितने क्लॉज हो गए? अब कैसा सेंटेंस बना, सिंपल की मल्टीपल? मल्टीपल। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? क्योंकि इसके भीतर टेक्निकली देखें तो कितने क्लॉज हैं, 2।
क्योंकि यहां से यहां तक क्या है, मेन क्लॉज, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट। तो दो हुए कि नहीं हुए? तो कैसा क्लॉज बना, सॉरी कैसा सेंटेंस बना, मल्टीपल सेंटेंस। तो ये भी मल्टीपल सेंटेंस है ना, क्यों मल्टीपल सेंटेंस है? लेकिन ये कैसा क्लॉज है, मेरा नाम श्रीकांत है, पूरी बात कह रहा है इसलिए क्या है, मेन क्लॉज। मैं शिक्षक हूं, ये कैसा क्लॉज है, ये भी है मेन क्लॉज। तो ये भी मल्टीपल सेंटेंस और ये भी मल्टीपल, लेकिन दोनों को ध्यान दो ना, तो दो तरह के मल्टीपल सेंटेंस है। क्या है ये? एक मिनट रुक जाओ, हेलो रुक जाओ एक सेकंड, बस वही 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 एक सेकंड रुके रहो, जरूरी चीज बता रहे हैं। ये मल्टीपल सेंटेंस है ना, क्यों मल्टीपल सेंटेंस है? इसमें दो क्लॉज, और ये भी क्या है, मल्टीपल, इसमें भी क्या है, दो क्लॉज। लेकिन ध्यान देना, मल्टीपल सेंटेंस दो तरह के होते हैं। देखो एक मेन क्लॉज तो आना ही आना है हर सेंटेंस में, अगर मेन क्लॉज के अलावा और क्या आ जाए, मेन क्लॉज, मेन क्लॉज को मैं एमसी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एमसी। तो अगर मेन क्लॉज एक आए और साथ में और क्या आ जाए, मेन क्लॉज, खाली मेन क्लॉज आ जाए, तो ये जो मल्टीपल सेंटेंस बनेगा इसका नाम होगा कंपाउंड सेंटेंस। क्या नाम होगा इसका, कंपाउंड। और एक मेन क्लॉज तो होगा ही होगा, हर सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होना आवश्यक है। अगर उस मेन क्लॉज के अलावा एक भी अगर क्या घुस गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। एक बात बताइए, इसमें खाली मेन क्लॉज आया है ना, तो ये कैसा मल्टीपल सेंटेंस है, कंपाउंड। और इसमें एक मेन क्लॉज के साथ क्या घुसा हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये कैसा मल्टीपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है? अब जाओ, ठीक है। तो ये क्या बना, ये मल्टीपल सेंटेंस है, लेकिन कौन सा मल्टीपल सेंटेंस है, कंपाउंड। और ये मल्टीपल सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स। समझ आ रहा है? हाँ, अब चलो, क्या हुआ, घर जाना है? हाँ जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे, इसके ऊपर वाले फ्लोर पे है। अब एक लास्ट चीज क्या बची हुई है, फ्रेज। क्योंकि वर्ड तो हम ऑलरेडी क्या कहते हैं, पहचानते हैं, वर्ड तो पहचानते हो ना, क्या बचा हुआ है, फ्रेज। बड़ा सिंपल चीज है फ्रेज, बहुत आसान है। देखो तुम ये मत सोचना कि मेरे समझ में नहीं आया, मुझे मालूम है तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। यहां से निकलोगे तो हाफ, और सीढ़ी से उतरोगे तो साफ। समझ में क्या रहा है, ये सब मालूम है मुझे, चिंता करने का नहीं है। तुम आराम से बैठो, एंजॉय करो प्रोसेस। इतनी बार पढ़ाएंगे कि सपने में भी आएगा। तो देखो, अंग्रेजी पढ़ा के इंग्लिश का वह इंग्लिश क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज। अब इंग्लिश के चार अलग अलग लेवल्स, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस। सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल है जो पूरी बात कहता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क लाता है, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। और क्लॉज इंग्लिश का वह लेवल है जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वोवेल के ढांचे में पूरी तरह क्या हो जाए, फिट हो जाए। पूरी बात कहते तो मेन क्लॉज, पूरी बात ना कहे तो सबऑर्डिनेट। और फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आता। ये कैपिटल लेटर से शुरू हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। वर्ड हम ऑलरेडी जानते हैं, वर्ड क्या है, वर्ड जो भी हो लेकिन हम पहचानते हैं। बोलो, वर्ड जो भी हो लेकिन हम पहचानते हैं। वर्ड पहचानने में डिफाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें मालूम है कि वर्ड क्या होता है। समझ में क्या रहा है ना, हम किसी के बाप का कर्जा नहीं खाए हैं कि कोई हमसे पूछेगा कि वर्ड क्या है, हम उसको डिफाइन करके बताएंगे। अगर देखो भैया वर्ड हमको आता है पहचान में, हमको तुम बताओगे तो मैं बता दूंगा ये वर्ड है कि नहीं है, पर वर्ड क्या है मुझे नहीं मालूम। जैसे कोई पूछेगा कि मिठास क्या है, तो डिफाइन करो, मिठास क्या है। ए भैया हम जानते हैं मिठास, चख के देखे मिठास बता सकते हैं, लेकिन क्या होता है हम बता नहीं सकते। डिफाइन करो तो जरा मिठास को। वो कह रहे कि टेस्ट का एक फॉर्म, तो टेस्ट का एक फॉर्म तो तीखापन भी है, नमकीन भी है, उसे कैसे पता चला कि मिठास क्या है। अब उसमें और एक सवाल पूछ दें, गुड़ का मिठास और चीनी के मिठास में फर्क क्या है, अब डिफाइन करो, डिफाइन करो, कर पाओगे। कुछ चीजें होती हैं जो अनुभव से ही आती हैं। ए भाई तो हमको वर्ड पहचान में आता है, वर्ड को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बहुत वर्ड को डिफाइन करना हो तो कह देंगे कि अक्षरों का संयोग, लेटर्स का कॉम्बिनेशन जो अर्थ देता हो क्या है, वर्ड। वो हमारे लिए चिंता के विषय नहीं है। हम सेंटेंस समझना चाहते हैं, तो सेंटेंस इंग्लिश का वह लेवल है जो क्या हो, पूरी बात कहता है, पहला अक्षर कैपिटल, अंत में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वोवेल के ढांचे में पूरी तरह फिट हो जाए, उसको क्या कहते हैं, क्लॉज। पूरा अर्थ देगा तो मेन क्लॉज, पूरा अर्थ नहीं देगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। फ्रेज किसको कहते हैं, तो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है, फ्रेज एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना होता है, लेकिन ना तो पूरी बात कहता है और ना ही वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वोवेल के फ्रेम में फिट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज। जैसे अभी हमने लिखा था कि मेरा नाम, माई नेम, एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना है ना, तो क्या ये सब्जेक्ट वर्ब रख रहा है अपने अंदर, क्या ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वोवेल के ढांचे में फिट है, क्योंकि आपको मालूम है कि क्लॉज होने के लिए कम से कम दो चीज चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वोवेल के ढांचे में पूरी तरह क्या चाहिए, फिट चाहिए। तो क्या ऐसा है, ये क्लॉज नहीं है। अच्छा पूरी बात कह रहा है, ये सेंटेंस है, नहीं है। तो जो एक से ज्यादा वर्ड से बना हो, पूरी बात ना कहता हो,
और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब के ढांचे में फिट है उसको क्या कहते हैं? फ्रेज। तो क्या है ये? एक फ्रेज। नदी में, इन द रिवर, ये क्या है? एक फ्रेज। बहुत धीरे धीरे, वेरी स्लोली, क्या है? एक। बहुत ज्यादा शोरगुल, टू मच नॉइज, ये क्या है? फ्रेज। द बुक ऑन हिज टेबल, उसके टेबल पे रखी हुई किताब, ये क्या है? एक फ्रेज। बहुत गर्म, वेरी हॉट, क्या है? एक फ्रेज। द किंग ऑफ पर्शिया, ईरान के राजा, क्या है? एक फ्रेज। ये सब क्या है? ये फ्रेज। एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बने हैं ना, और ये पूरी बात नहीं कह रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब के फ्रेम में पूरी तरह फिट नहीं है। तो ना ये क्लॉज है ना ये सेंटेंस है, लेकिन वर्ड से क्या है? बड़े हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम लोग? फ्रेज। तो इंग्लिश के 4 लेवल हैं, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज और वर्ड। समझ क्या रहा है? आज की कमाई आपकी क्लास की इतनी ही है। आज आपने सीखा कि इंग्लिश किसको कहते हैं और इंग्लिश के 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं। आप यहां से कुछ भी याद करके ना जाइए, प्लीज भुला दीजिए। भुलाओ, सब भुलाओ जितना पढ़े हो, चुन चुन के भूलो। इंग्लिश क्या होता है? नहीं मालूम। इंग्लिश के 4 लेवल्स होते हैं, नहीं मालूम। सेंटेंस क्या होता है? मालूम नहीं। क्लॉज क्या होता है? मालूम नहीं। फ्रेज क्या होता है? मालूम नहीं। सब भूल जाओ, यहां से लेके कुछ नहीं जाना है, सब भुला देना है। भुला दोगे ना तुम? हाँ, वेरी गुड। नहीं, भुला देना है, भुला के जाओ। समझ में क्या है? कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। और घर पे जाना तो चुन चुन के भुलाना कि सर ने पढ़ाया था कि इंग्लिश इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सिस्टमेटिकली अरेंज। भूल रहा हूं मैं, भुला दिया मैंने। इंग्लिश के 4 अलग अलग लेवल्स होते हैं, सेंटेंस, क्लॉज, फ्रेज, वर्ड। भुला रहा हूं मैं, भुला दिया इसको। और सर ने कहा था कि सेंटेंस क्या होता है? इंग्लिश का एक लेवल होता है जो कंप्लीट सेंस देता है, पूरी बात कहता है, कैपिटल लेटर शुरू होता है, अंत में फुल सब क्वेश्चन। भुला दिया इसको। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब के ढांचे में पूरी तरह फिट हो जाता है, पूरी बात कह भी सकता है और नहीं भी सकता है। पूरी बात कहे तो मेन क्लॉज, पूरी बात नहीं कहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। भुला दिया, भुलाओ। फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा वर्ड से मिलके बना होता है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीट वर्ब के ढांचे में फिट नहीं होता, पूरी बात भी नहीं कर। चलो भुला दिया फ्रेज, वर्ड को भी भुला दिया, सब भुला दिया, खत्म। ऐसे कह के भुलाना है। हर एक नहीं रहा समझ में? हाँ, भुला जाओ, सब भुला देना है। अंग्रेजी की कोई औकात नहीं, इंग्लिश की कोई औकात नहीं। लेकिन एक बात बताओ, जो मैं पढ़ाऊंगा उससे आपको इंग्लिश आ जाएगा? नहीं आएगा। ये सब फर्जी है। इतना बड़ी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या? बहुत बड़ी संख्या, 17,000 अरब एक संख्या, बहुत बड़ा संख्या है ना। अच्छा, उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0। तो हम कुछ भी पढ़ा लें, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 है। अगर मेन काम नहीं हुआ, मेन काम क्या है बताओ? अंग्रेजी के साथ इंगेजमेंट, इंग्लिश सुनना और इंग्लिश पढ़ना। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। पगला सब सुनो। खाना बनाते समय, ब्रश करते समय 300 रुपए का ब्लूटूथ स्पीकर आता है, खरीद लो। खाना बनाते समय और ब्रश करते समय वॉशरूम में अंग्रेजी बज रहा होना चाहिए। यूट्यूब पर कुछ भी अंग्रेजी में लगा दो, स्टोरीज, या अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो क्रिकेट कमेंट्री, इंटरव्यू, पॉडकास्ट। और यूट्यूब पर ऑप्शन होता है कि प्ले स्पीड को क्या कर सकते हैं आप? कम कर सकते हैं। तो 0.75 प्ले स्पीड कर लो, धीमा कर लो, ताकि समझ में ठीक से आए। उसको लगा के ब्लूटूथ स्पीकर पे जहां जहां जाओ ब्लूटूथ स्पीकर घूमता रहना चाहिए। खाना बना रहे तो हाथ काम कर रहा है, कान तो खुला हुआ है ना। ब्रश कर रहे तो कान तो खुला है ना। एक एक समय का सदुपयोग करना है। अगर आते जाते तुम टैक्सी में जा रहे हो तो टैक्सी में क्या करना है? ईयर प्लग लगा लेना है, या वो हेडफोन, ईयर प्लग से ज्यादा अच्छा क्या होता है? वो हेडफोन्स होते हैं ना, वो इतना बड़ा ऐसे। कुछ यूट्यूब पर लगा लो इंग्लिश में, और कुछ ना कुछ क्या करना है? सुनना है। क्या तुम सुनना शुरू करोगे तो समझ में आएगा? आज नहीं आएगा, कल आएगा, 5 दिन बाद आएगा, नहीं आएगा, 10 दिन बाद आएगा, नहीं आएगा, आएगा। कब समझ में आएगा? बोले थे ना, कब समझ में आएगा? 22वें दिन, 25वें दिन। समझ में क्या आ रहा है? तो जब तक 22 दिन का कोटा पूरा नहीं होगा, कैसे? आप मान लो बीच में छोड़ दिए, तब समझ में आएगा? जी नहीं आएगा। समझ में क्या आ रहा है? तो अभी आप क्या करेंगे बताएं? घर पे जाके आप सब लोगों को, हनुमान जी की कसम है, अल्लाह ताला की कसम है, घर पे जाकर के क्या करना है आपको? अपने आप को इंग्लिश। कितने लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हाथ उठाएं? हिंदी मीडियम वाले मारेगा। कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट नहीं है, सब के सब क्या हैं? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। तो आज जाके घर पे क्या कहें? दोस्त बोलेंगे कि फ्रेंड, भाई बोलेंगे कि ब्रो, हे ब्रो व्हाट्स अप। ये आज से वरना नौकरी मिलेगी नहीं, क्योंकि बोल चुके हैं जहां बड़े बड़े ढोल वहां टिमकी के मोल, कुछ नहीं के। तो दिस चेंज शुड हैपन टुडे इटसेल्फ, आज ही होना चाहिए चेंज। तो आप घर पे जाएंगे, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला आइटम है, उसको 5 घंटे समय देंगे, और खाना बनाते समय, ब्रश करते समय केवल क्या? इंग्लिश। हिंदी का किताब
हिंदी का जीएस, हिंदी का वीडियो अगर आपने देख लिया, कोई माई का लाल आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता। अगर हिंदी में जीएस देख रहे हैं, हिंदी में कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको रियलाइज हो गया कि आप खत्म हो गए, आप छोड़ देंगे तैयारी, आपका कहीं कोई स्थान नहीं है अब। जितनी जल्दी हो सके हिंदी को क्या करिए, छोड़िए। हिंदी हमारी मातृभाषा है, प्यारी है, वी लव हिंदी, और हिंदी हमारे खून से निकलने वाली नहीं है। लेकिन अगर हिंदी को अभी यूज नहीं करेंगे तभी अंग्रेजी क्या है, आ पाएगा। समझ में क्या आ रहा है? तो अभी हमने कहा कि लिसनिंग के लिए क्या करना है, और रीडिंग के लिए तो हमने आपको बता दिया कि यहीं से क्या करिए, सुनिए। जो लोग सक्षम हैं, जो रीडिंग कर सकते हैं, जो थोड़े अंग्रेजी मीडियम के हैं, अच्छे हैं, वो अपने मन से कुछ भी रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि रीडिंग एक आर्टिकल को कितनी बार करनी है, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जो एकदम बिगिनर्स हैं उनको 5 बार करना है। और कहां से? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो हमने बताया टेलीग्राम चैनल, वहां से। समझ में नहीं आ रहा है? जो अंतिम बात थी मैंने कह दी। आपको क्या मिलेगा, तो मैं वादा करता हूं कि आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन। आप सब लोग रुकिए, मैं बुलाता हूं, सारे हमारे मित्र लोग, दोस्त लोग आएंगे। ए कमलेश कहाँ हो? सब सर लोग कहाँ हैं? आइए सर। अरे देवी आ जाओ तुम भी। ये देखो देवी को, अभी कह रहे थे ना कि यांगून में इसकी पोस्टिंग होने वाली है, खूब पैसा कमाने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। आ जाओ देवी। कैसे तुम धप्पा मार दिए है ना, खुश रहो, आ जाओ। अच्छा ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मारो ताली, है ना। इनका ऑल इंडिया रैंक 54 कितना था, 97 है ना। तो ये देवी प्रसाद शर्मा है, यांगून जा रहे हैं, म्यांमार, खूब पैसा कमाएंगे, 3,60,000 रुपये प्रति महीना, है ना। चलो तो मैं कहाँ है, दिव्यांश कहाँ है? हाँ बुला लीजिए, जाओ बुला लो सर को। तो देखो मेरा नाम है श्रीकांत सिंह, मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, देखो हाइट के हिसाब से, है ना। तो 4 लोग हैं हम लोग, सबसे छोटा आदमी श्रीकांत सिंह है, इंग्लिश पढ़ाते हैं। और हाइट के हिसाब से सबसे ऊंचे हैं विजित सर। विजित सर क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स। विजित सर जब मैं कहाँ जा रहे हो? अरे भाई तुम बैठो, तुम दुल्हा आदमी हो, आ जाओ आगे, तुम बढ़िया है ना। हाँ बैठो। तो ये विजित सर हैं, ठीक है ना। विजित सर मैथ्स पढ़ाते हैं। देखो जब विजित सर मैथ्स पढ़ाएंगे ना, तुम देखना, जल्दी जज नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि देखो ऑनलाइन में इम्प्रेस करना होता है, लेकिन ऑफलाइन में पढ़ाना होता है। ऑफलाइन में आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी लिए हैं, उसको 7 महीने में, आइए सर, 7 महीने में, 8 महीने में क्या करना पड़ता है, उसको पूरा पूरा उस्ताद बनाना पड़ता है। ऑफलाइन का टीचर अपने आप इवॉल्व करता है, अच्छा बनता है। क्यों अच्छा बनता है? हमारी बात सुनोगे? दिव्यांश से सुंदर है क्या बहुत? सब देख रहे हैं उनको, है ना। हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, तो है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि देखो क्या होता है, तुम लोग इतने लोग हो, ऑनलाइन कोर्स कोई रोक सकता है तुमको देखने से? जरूर देखोगे, जरूर देखोगे। तो तुम्हारे जैसे 1000 लोग हैं, अलग अलग लोगों का कोर्स देख रहे हैं, वो लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके सर को टेस्ट करेंगे। सर जरा ये बताइए, सर का अप्रोच टेस्ट करेंगे कि सर का अप्रोच क्या है। तो ऑफलाइन का टीचर अपने आप क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की सारी चीजें, सारा कंटेंट छन के अपने आप चलाता है। समझ में क्या रहा? तो जितना आजमाना हो आजमा लेना सर के क्लास में बैठ के। जब सर मैथ्स पढ़ाएंगे ना तो 30 में 30 करोगे। और कितने दिन में सर? 8 महीना हम लेते हैं। सर कह रहे हैं कितना महीना? 6 से 7 महीना। हम कितना ले रहे हैं? 8 महीना। जब मैं 40 साल का हूँ दिखता हूँ? नहीं दिखता हूँ ना। जब ये लोग तैयारी कर रहे थे 2010 में, मैं नौकरी कर रहा था। समझ रहे हो ना। मैं बता रहा हूँ कि विजित सर इज द बेस्ट। और ऑफलाइन का फायदा है, ऑनलाइन मोड में प्रॉब्लम है। ऑफलाइन मोड की खासियत है कि अच्छे से अच्छा टीचर अगर ऑनलाइन है तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो ऑफलाइन है तो शानदार है, जबरदस्त है ना। बाकी राजीव सर को तुम लोग देखते हो, राजीव सर का रीजनिंग की क्लास तुम लोग देखे होंगे। राजीव सर इज द बेस्ट रीजनिंग टीचर इन द कंट्री। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ऐसा करो कि दुनिया के जितने तुम रीजनिंग टीचर जानते हो उनका कोर्स पढ़ लो, उनका वीडियो देख लो, और राजीव सर का वीडियो देख लो, 2-4 वीडियो सर का भी देख लो, और फिर मुझसे आके कहना कि नहीं राजीव सर बेस्ट है कि नहीं है। समझ क्या रहा है? हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी। आपके पास सबूत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप जाइए वीडियो ही देख लीजिए, क्लास करने की बहुत जरूरत नहीं है। और दिव्यांश सर है, दिव्यांश सर हीरा है, सबसे तेज आदमी है। दिव्यांश सर चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है ना। दिव्यांश सर बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, बॉयज हाई स्कूल से यहाँ से पढ़े हैं। उसके बाद इन्होंने डॉक्टरी बीएससी पढ़ाई करी। उसके बाद जेएनयू से इन्होंने ज्योग्राफी में क्या किया, मास्टर्स। और देश के बड़े आईएएस एकेडमीज में पढ़ाए। कम से कम 15 से 20 बच्चा आईएएस आईपीएस है, बाकी सर्विसेज में भी है सर का पढ़ाया हुआ। सर को हम जबरदस्ती खींच ले आए निहोरा होरा करके कि सर हमको देश का सबसे अच्छा शिक्षक चाहिए जीएस में, क्योंकि हमको एक ऐसा शिक्षक चाहिए जो फ्लुएंट इंग्लिश में हमारे बच्चों को अच्छे से क्या कर सके, समझाए बताए। क्योंकि हम बताए थे ना कि पहले अंग्रेजी सिखाएंगे और अंग्रेजी सिखाने के बाद क्या करेंगे, जीएस पढ़ाएंगे। सर जब जीएस पढ़ाएंगे यू विल रियली फील द डिफरेंस, आपको लगेगा कि हाँ कुछ अलग है।
तो हम चारों लोग आपके बाप हैं, आपके पिता हैं, आपके सेवक हैं। एक पिता पालता है, बढ़ाता है, ध्यान रखता है। हम सब लोग, कोई समस्या हो आप आइएगा, हमसे बताइएगा। देखो, अपना दिमाग मत लगाओ और चाणक्य मत बनाओ। कोई भी तरीका नहीं है कि तुम 12 महीने में या 15 महीने में 320 पहुंच पाओ। ना तुम्हें कोई इस बात की गारंटी दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि 12 से 15 महीना हमें तुम दे दो, बिना दिमाग लगाए हुए। जो पढ़ा रहे हैं कंटेंट, जितना समय मांग रहे हैं, प्लीज आप क्या कर दीजिए, दे दीजिए। 12 से 15 महीने में हम लोग 320 पहुंचा देंगे, इस बात की क्या है, गारंटी है। तो पैसा मत बचाइए, या इस बात को मत सोचिए मास्टर साहब हैं, कोचिंग चलाते हैं। हम मास्टर साहब हैं और कोचिंग भी है, लेकिन आई एम अ डिफरेंट टीचर, और ये कोचिंग भी क्या है, अलग है। समझ रहे ना? हम लोग एक एग्जाम पढ़ा रहे हैं एसएससी सीजीएल, उतना ही खाते हैं जितना पचाने की क्या हो क्षमता हो। चाहे ना अभी चाह दें तो अभी फिसवट ठंडा, अभी 32,000 रुपये। कोई एसएससी का बच्चा नहीं है इलाहाबाद में जिसका सपना ना हो श्रीकांत सर से पढ़ना। केवल एक वजह से नहीं पढ़ रहा है, क्या कि फीस उसको लगता है ज़्यादा है, 32,000 गधा है वो। 5 साल 6 साल रह गए आप, हर महीने 5-6 हज़ार का खर्चा है। 5-6 साल में आप 4 लाख रुपये खर्चा, 5 लाख रुपये कर चुके। जबकि अगर 32,000 फीस देंगे और 12 महीना 14 महीना 15 महीने यहाँ रहेंगे तो टोटल खर्चा कितना आएगा, लाख रुपए के करीब आएगा। 1 महीने की सैलरी के बराबर है, 1.5 महीने की सैलरी के बराबर है। समझ में क्या रहा है? तो पैसा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग सोच होनी चाहिए वैसी, नहीं तो फिर यही 5-6 साल 10 साल पिकनिक बनाओ, घर जाके चौरसिया पान भंडार खोलते रहो। समझ में क्या रहा है? तो समय खराब मत करो। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाने के लिए ज्वेलरी बेचा था, और ऐसी कहानी नॉर्मल है, कोई मेरी मम्मी स्पेशल नहीं है। इस देश में पिता खेत बेचता है, मम्मी ज्वेलरी बेचती है। लेकिन कौन पिता कौन माता? जिसकी बुद्धि दुरुस्त हो, जिसको मालूम हो कि शिक्षा क्या है। एक शिक्षा एक इन्वेस्टमेंट है, इससे क्या हो सकता है, क्या जिंदगी बदल सकती है। मम्मी ने जितनी ज्वेलरी बेची थी ना, हम सिर्फ 2 साल कमाए थे, और 2 साल कमाने के बाद मम्मी को उसका 5 गुना हम दिए थे। मम्मी को 5 गुना का मतलब जो एक गहना बेची थी उसका 5 सेट अलग अलग हम बना के दूसरा मम्मी को दिए थे कि ये गिफ्ट लीजिए। ये पिता जितना आपका एक खेत बेचता है ना, जो बच्चा कमाने लगता है, वो 3 साल बाद पिता ने जितना दिया था, बेचा था, उसका 5 गुना खरीद के उसको क्या कर देता है, वापस देता है। तो दैट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो हम चारों लोग आपसे यही वादा करते हैं कि आप 12 से 15 महीने का समय हमें दे दीजिए। हाँ, सख्त तो हैं, ये चारों राक्षस आदमी हैं, देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, लेकिन जब आप अनुशासन तोड़ेंगे ना तो इस चेहरे में यमराज दिखेगा आपको। मैं थोड़ा थोड़ा लगता भी हूँ यमराज, बाकी सब लोग अच्छे लगते हैं ना। तो अगर आप अनुशासन तोड़ेंगे तो हम वो बाप हैं जो बहुत सख्त हैं, बहुत मारेंगे, हम पहले बता दे रहे हैं। होमवर्क करके आना है, पिछला जितना पढ़ा है वो आना चाहिए। एक एक को खड़ा करा के पूछते हैं, नहीं आने पिटाई करते हैं। समझ में आ रहा है ना? सर बोल दीजिए आप लोग कुछ, जल्दी बोलिएगा, 1 मिनट, 1 मिनट से पहले। सबसे पहले तो आप लोग को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आप दिव्यांश उपाध्याय हूँ, और मैं आपका जीएस का टीचर हूँ, जिसको आप जनरल अवेयरनेस के नाम से भी जानते हैं, सामान्य जागरूकता। ठीक है, हम लोग जीएस की तैयारी करेंगे। विजित सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और राजीव सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। अनुशासन, जैसे कि सर ने कहा कि ये तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ आप वीक भी हो सकते हैं। आपको 0 से स्टार्ट कराया जाएगा, एक चीज़ के लिए आपके लिए मेहनत की जाएगी साथ में। ये कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, तो वो जड़मती को हम सुजान करेंगे, आपको अच्छा करेंगे। और आपको मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। पावरफुल कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। एट टाइम्स आपको हो सकता है कि आप स्केप्टिकल हो, आप डाउटफुल हो जाए, आप डाउट हो जाए आपको कि हम कैसे करेंगे, हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं। मगर निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ लगे रहिए और विश्वास के साथ लगे रहिए, तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने अच्छा किया है, सिक्योर किया है, सेलेक्ट हुए हैं, वैसे ही आपको भी सेलेक्ट होना है। तो उसके लिए चाहिए दृढ़ निश्चय, एक हार्ड रीजन आपके मेहनत के पीछे, और साथ ही साथ आपको एकदम प्रिपरेशन पे फोकस तैयारी करनी और अपना 100% देना है। अगर ये कलम मैं ऐसे रखा हूं और मैं उठाने की कोशिश करूं, केवल 99% उठाने की कोशिश करूं, तो मैं बस इसको उठा के छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने 99% ट्राई किया। 100% देंगे तभी ये कलम मेरे हाथ में आएगी। आपको अपनी मेहनत में 100% देना है, और सिलेक्शन आपके कदम चूमेगी। समझ में आया कि नहीं आया? सर मैं राजीव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि गुड मॉर्निंग क्लास। मैं विजित मिश्रा, मैथ फैकल्टी, मैथ टीचर्स, और मैं मैथ पढ़ाऊंगा आप लोगों को। 6 से 7 महीने लगेगा, जैसे सर बोले 8 महीने, तो हो सकता है 8 महीने चला जाए बैच, तो मगर 6 से 7 महीने में आपको मैथ में पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करूंगा। बेसिक जैसे होता है ना कि किसी बच्चे का सबसे बेसिक अगर कमजोर है तो फिर अच्छे क्वेश्चन वो कर नहीं सकता, तो एकदम 0 से मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जितने भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं सब कुछ बताया जाएगा। और ऐसा नहीं कि 0 लेवल, हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बस इंग्लिश आप कंप्लीट करने के बाद मैथ के लिए मुझसे ही मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।
सबने सब कुछ बता ही दिया है। रीजनिंग में देखिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 3 महीने 90 डेज में मैं आपको रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 प्री में पहुंचा दूंगा और 30 आउट ऑफ 30 मेंस में पहुंचा दूंगा। ठीक है, बस रिक्वेस्ट इतनी सी है कि खाली होके बैठना एकदम। घड़ा अगर आधा भरा होगा तो उसको मैं आधा ही भर पाऊंगा, और अगर एकदम खाली होगा घड़ा तो उसको पूरा भर दूंगा। कहीं ना कहीं से छुटपुट कहीं ना कहीं से आप पढ़ के आए होगे, तो अगर वहाँ दिमाग लगाओगे कि अरे वो मास्टर ने कुछ और पढ़ाया था, ये मास्टर कुछ और पढ़ा रहा है, तो वो दिमाग मत लगाना। एकदम खाली होके बैठोगे तो सब समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, बाकी हम लोग क्लास में मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बातें मैं करता नहीं हूँ। ठीक, तो देखो, जैसे एक लड़का कल मुझसे कुछ लड़के बहुत बदतमीज होते हैं, मुझसे कहते हैं कि सर कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, फोटो भेजिए। तो मैंने कहा 5000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, फोटो कैसे भेजें, आके देख लो। तो कहता है कि अच्छा सर कुछ भेज दीजिए। तो मैं इतना अंदर तो पूरा गुस्सा रहता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ भेज देता हूँ। तो कहा सर इनसे बात हो सकती है? हमने कहा 9 नंबर जूता पहनता हूँ, है ना, ठीक है। लेकिन आज सौभाग्य है, पता नहीं कैसे देवी पहुँच गए हैं ना, इतना सुंदर समय है ना कि आज देवी आ गए हैं। तो आज तो हमको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। देवी आप कुछ कह दीजिए, बताइए, बहुत सही समय पे पहुँचे हैं। आपको कुछ कहना हो तो कह दीजिए। अरे कह दीजिए कि नौकरी हो जाएगी, बता दीजिए कितने बकलोल थे, खड़े हो जाइए, है ना, है ना, यही बता दीजिए, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देगा। और इन्होंने भी चाणक्यगिरी की है, मैं इनकी भी सच्चाई बता रहा हूँ। दूर के ढोल क्या होते हैं, सुहावन। ये पहुँच गए दिल्ली। उस समय मैं केवल इंग्लिश पढ़ाता था, तो अब अंग्रेजी हमसे पढ़ के उसके बाद चले गए कहाँ, दिल्ली। दिल्ली चले गए। उस समय हम लोगों की ये सशक्त टीम बनी नहीं थी, तो ये दिल्ली गए। वहाँ गए तो मैथ्स वैथ्स पढ़ने गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि बड़ा यहाँ पे दूर का ढोल सुहावन होता है ना, नाम वाम सुने, तो उन्होंने अंग्रेजी का कोर्स भी किया। अब ये सच्चाई बताएंगे, कहेंगे अरे भाई साहब ये कहाँ फंस गए हम, है ना। तो खैर एनीवेज ही केम बैक, वापस आए एंड ही स्टार्टेड प्रिपरेशन। और यहाँ पे फिर से उन्होंने तैयारी करी और भगवान की कृपा थी। अच्छा ये भगोड़े नंबर 1 है, पूछ लीजिए, एग्जाम छोड़ के भाग गए। कानपुर में इनका सेंटर था, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, किसी ने कहा कि अरे सर वो तो एग्जाम ही नहीं दिया। हमने कहा हैं, मैंने फ़ोन किया, कहा सर मैं दीदी के यहाँ मुंबई जा रहा हूँ। हमने कहा क्या हुआ? सर डर गया मैं, मुझे लगता है मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। इस नंबर का भगोड़ा देखो। और ये आदमी ऑल इंडिया रैंक कितना है, 97। मिनिस्ट्री अच्छा सीजीएल मेंस था 18 का। वो बताओ, जो आदमी टियर 1 क्लियर कर लिया है, मतलब डरने वाला आदमी तो शुरू में ही डर जाता है, तो शुरू में किसी तरह बेचारा डर, टियर 2 में ही डर के आदमी भाग गया आदमी मुंबई। खैर एनीवेज, सो ये सब कहानी इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपको ये कॉन्फिडेंस देता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा, पढ़ने में बकलोल टाइप का बच्चा, लेकिन डरने में वाला बच्चा, एग्जाम छोड़ देने वाला बच्चा क्या कर सकता है। ऑल इंडिया रैंक 97, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। यांगून जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? हमें लगा जुलाई में। अच्छा, तो सितंबर फर्स्ट वीक में जा रहे हैं। तो ये भी आपसे कुछ बात कह दें तो आपको इससे क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, लगेगा ना। मिठाई लाए हो कि नहीं? अपनी दुकान नहीं खुली थी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए बस, और क्या है। मैं भी सर से ही पढ़ा हूँ इंग्लिश, और हिंदी मीडियम से ही था। इंग्लिश में कुछ नहीं आता था मुझे भी, सब कुछ सर ने ही सिखाया है शुरू से लेकर आखिरी तक जितना कुछ है। और भी जगहों पर मैंने ट्राई किया, लेकिन वही है कि जितना सीखने के उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन मिली, तो वापस से सर के ही पास आया सीखने के लिए। और जैसा सर बताएंगे वैसे आप लोगों को बस करना है, और इंग्लिश आ जाएगी, और इंग्लिश आ जाएगी। और सर लोग हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, तो फिर एग्ज़ाम भी क्लियर हो ही जाएगा। बस यही है। बाकी एग्ज़ाम ऐसा कुछ टफ है नहीं कि नहीं क्लियर होगा, हो जाता है। मेहनत आप लोग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अभी तुम लोगों को लग रहा है ना कि एग्जाम बहुत, अभी तुम लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार ये इतने लोग हैं, आईटी एनआईटी वाले सब घुसे हैं, 35 लाख लोग हैं, 15-20 हज़ार 25 हज़ार वैकेंसी, कैसे होगा, है ना। लेकिन जिस दिन नौकरी लग जाएगी और तुम हाइंडसाइट में देखोगे तो कहो, देखो किसी भी सिलेक्टेड इंसान से पूछो कि भाई साहब आप कितने दिन में हम सिलेक्ट हो जाएंगे, तो वो कहेगा कि आप 11 महीने की पढ़ाई में सिलेक्ट हो जाएंगे। आप उससे पूछेंगे कि तब आपको 6 साल क्यों लगा, तो कहेगा देखो पढ़ाई तो मैंने लास्ट की 10 महीने करी है। जिसको पढ़ाई कहते हैं वो पढ़ाई मैंने लास्ट के 10 महीने, क्यों उसको 6 साल लग गया, पकड़ छोड़ पकड़ छोड़ पकड़ छोड़। और वही पकड़ छोड़ होने नहीं देंगे हम। 365 दिन में 365 दिन पढ़ाई करेंगे, न होली है, न दिवाली है, न ईद है, न बकरीद है। नहीं तो आप भी कहाँ पहुंच जाएंगे, वही कार्यक्रम हो जाएगा आपका 6 साल और 8 साल वाला। चाहते हो क्या? नहीं, साल भर में आर पार कर देना है ना। तो किसी से भी पूछो, कोई भी सिलेक्टेड आदमी हो, राहुल कुमार पांडे जिनका अभी काठमांडू में पोस्टिंग बता रहा था ना आपको, जो वीडियो कॉल करते हैं दिखाते हैं, उनकी नौकरी एमटीएस में हुई थी, जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग था। हमने कहा आ जाओ, कहे हाँ सर आप कह रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन घर वाले नहीं आने देंगे। हमने कहा बात करो। जैसे ही घर वाले को कहा, घर वाले कह रहे कैसा मास्टर है भाई, मास्टर का काम है नौकरी दिलाना। ये कौन मास्टर है कि नौकरी
छुड़वा रहा है, और मैं इसके लिए बहुत कुख्यात हूँ। मैं खुद छोड़ के आया हूँ, छुड़वाता बहुत हूँ नौकरी लोगों की, लेकिन अच्छे के लिए छुड़वाता हूँ, है ना। भाई मेरे दिमाग में क्लैरिटी था कि इस आदमी का नौकरी छोड़ना जरूरी है, क्योंकि नौकरी छोड़े एमटीएस में रह के क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। हमें मालूम था कि 6 महीने बाद क्या हो जाएगा इसका से। वो राहुल कुमार पांडे, घर परिवार वाले बहुत बुरा माने, लेकिन आज क्या है। अच्छा हाँ, आपका जगह का नाम क्या है जहाँ से आप हैं? नहीं वो बाजार का नाम करौंदी कला। कौन कौन है करौंदी कला? हाँ, करौंदी कला से मेरा विशेष प्रेम है ना। करौंदी कला में अब इन लोगों की शादी में मैं जाऊंगा, है ना, वहाँ पे, और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जुड़े। करौंदी कला में इनका घर ही है, राकेश दुबे, है ना। ये इनका नाम है सौरभ शर्मा, देवी प्रसाद शर्मा, जानते हैं आप? अच्छा चलो, हाँ तो इनका पूरा भौकाल है उधर, बढ़िया। हाँ चलो ठीक। तो चलिए, 12 महीने की एक ऐसी यात्रा है। रीजनिंग की क्लास चलेगी, रीजनिंग क्लास करके जाओ। जो लोग रीजनिंग पढ़ चुके हैं ना, देखो क्या है, तुम रीजनिंग करोगे, लेकिन तुम करोगे 17 मिनट में, और सर कराएंगे 9 मिनट में। सोच लो कितना समय बचा, 8 मिनट। तो सर के अप्रोच में, सर के पढ़ाने में है कि 8 मिनट का समय बचा जो तुम किस में लगाओगे, मैथ्स में। पढ़ के जाना सर से रीजनिंग। बाकी 12 महीने में हमने कहा था कि 2026 में तुम्हें यहाँ दिखना नहीं है। आर यू रेडी? ऑलराइट। भारत माता की जय।